हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज इकोसिस्टम। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, स्कोरिंग है पूरी इकोलॉजी। मैंने आपको बताया था 3 चैप्टर्स इसमें हैं करंट सिलेबस में, और तीनों चैप्टर से ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस आप आराम से नीट में मान के चलें तो 8 से 9 क्वेश्चंस टोटल इकोलॉजी से आपसे पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी से जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अगर अभी भी बाई चांस किसी बच्चे के पास ओल्ड एनसीईआरटी है और उसने उसी से सब कुछ पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इकोसिस्टम चैप्टर में पिरामिड्स के बाद जो टॉपिक्स हैं, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोसिस्टम सर्विसेज, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, वो अब सिलेबस से हट गए हैं। तो वो 3 टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ स्टार्टिंग के ये जो 5 टॉपिक्स हैं इन्हीं को प्रिपेयर करके जाना है बच्चों, ठीक है। तो इस सीरीज में हम लास्ट 15 साल के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे एंड साथ में इस चैप्टर को एनसीईआरटी से 1 शॉट रिवाइज भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर से क्या क्वेश्चंस हमारे पास हैं। इंट्रोडक्शन से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में पूछा था, इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय। तो आप सबको पता होगा इकोसिस्टम टर्म दी थी A.G. टेंसले ने, ठीक है। ये यहाँ पर आई थिंक ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जो यहाँ आपको नहीं दे रखा। यस, ये एनसीईआरटी में एग्जैक्टली नाम नहीं है बच्चों, बट ये पूछा गया था, इसलिए जब भी हम इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ते हैं मैं आपको हमेशा लिखवा देती हूँ कि इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय A.G. टेंसले, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता था तो प्लीज़ लिख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीट होता है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम, अच्छा रुको एक मिनट, इसी वाले पार्ट में अगर हम स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी का पैरा देखें तो यहाँ पर आपको ना इकोसिस्टम के टाइप्स बताए हैं, हो सकता है उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है बच्चों, उसको इकोसिस्टम की डेफिनेशन तो सबको पता है ना। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको इकोलॉजी की डेफिनेशन बताई थी कि इकोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को स्टडी करते हैं, और ऑर्गेनिजम्स का फिजिकल एनवायरनमेंट, एबायोटिक फैक्टर्स जो हमारे चारों तरफ एयर, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल वगैरह है, उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसकी स्टडी को आप इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोसिस्टम भी बिल्कुल वही डेफिनेशन है। इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स, आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से, या एक स्पीशीज का कोई मेंबर अपनी ही स्पीशीज के किसी दूसरे मेंबर से, ये वाला इंटरेक्शन, प्लस विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। तो सेम डेफिनेशन आपको यहीं लिखनी है, वो ब्रांच है, ये एक फंक्शनल यूनिट है नेचर की। और हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि आप किसी भी सिस्टम को इकोसिस्टम तब कहेंगे जब वो एक सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम हो। सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम मतलब कि मैं एक एक्वेरियम को एक इकोसिस्टम कह सकती हूँ, क्योंकि उस एक्वेरियम में फिशेस तभी सर्वाइव कर पाती हैं जब आप उस पानी की क्लीनिंग करते रहते हो, उसमें एक ऑक्सीजन सिस्टम लगा रहता है जो कि ऑक्सीजन अवेलेबल कराए, टाइमली आप उसमें फूड ऐड करते हो। तो चाहे से वो मैन मेड इकोसिस्टम है, लेकिन एक्वेरियम में हर वो चीज़ प्रेजेंट है जो फिशेस के सर्वाइवल के लिए चाहिए, चाहे वो लिविंग फैक्टर्स हों चाहे वो नॉन लिविंग फैक्टर्स हों। तो इस तरह की कोई भी फंक्शनल यूनिट जो नेचर में प्रेजेंट है, चाहे वो मैन मेड हो या नेचुरल हो, आप उसे इकोसिस्टम कह सकते हैं। जैसे हम जो गार्डन्स हमारे आसपास हैं वो भी एक तरह का इकोसिस्टम है। जो क्रॉप फील्ड्स होते हैं, हमारे जो खेत होते हैं जिनमें हम फसल उगाने के लिए उनके ज़रूरत की हर चीज़ मिट्टी में प्रोवाइड करते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, फिर उन फसलों के आसपास बहुत सारे बर्ड्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं जो पॉलिनेटर का काम करते हैं। तो ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। ये तो मैन मेड वाले हो गए। और नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आएगा बच्चों? नेचुरल इकोसिस्टम में आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल में आप कौन सा एग्जांपल दोगे बताओ? टेरेस्ट्रियल में आप एग्जांपल दे सकते हो फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, ये तो कुछ एग्जांपल हैं, और भी बहुत सारे जैसे टुंड्रा रीजन्स होते हैं, अल्पाइन टुंड्रा वगैरह, ये सब इकोसिस्टम में आएंगे, ठीक है। एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की अगर मैं बात करूं तो यू नो पॉन्ड है, लेक है, वेटलैंड्स हैं, रिवर्स हैं, एस्चुरीज हैं। ये नए वर्ड्स तो नहीं है ना आपके लिए। वेटलैंड मतलब जो भी वाटर सोर्सेज होते हैं उनके किनारों पर जो एकदम दलदल टाइप की मिट्टी वाला एरिया होता है उसको वेटलैंड बोलते हैं। एंड एस्चुरी सिंपली होता है जब नदी समुद्र में मिलती है तो फ्रेश वाटर एंड सॉल्टी वाटर का जो मिक्सचर है, ब्रैकिश वाटर, उस जगह को एस्चुरीज बोलते हैं। यहाँ की लाइफ बाकी से थोड़ी अलग होती है, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के, एंड दे ऑल आर द नेचुरल इकोसिस्टम्स। एंड मैन मेड इकोसिस्टम में 3 आप याद रख सकते हैं, एक तो हमारे गार्डन्स, एक क्रॉप फील्ड्स हो गए, और एक एक्वेरियम, ठीक है। किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। प्लस इसमें आप ये भी ध्यान रखना, मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज ग्लोबल इकोसिस्टम।
हमारे पूरे ग्लोब पर छोटे छोटे इकोसिस्टम तो हैं ही, बट अगर हम इन सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम्स को जोड़ दें तो पूरा ग्लोब जो है हमारा वो एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें तो बस सिंपल यही चीज़ें थी। अब हम आते हैं इसमें इन टॉपिक पे कि अगर हम इकोसिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है। जैसा मैंने अभी कहा, कोई भी एक ऐसी यूनिट जो सेल्फ सस्टेन्ड हो, वहाँ पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए उनके ज़रूरत का हवा पानी सब कुछ अवेलेबल हो, तो आप उसे इकोसिस्टम कहेंगे। तो किसी भी इकोसिस्टम में ना बच्चों 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एक तो प्रोडक्टिविटी, हर फूड चेन की शुरुआत प्लांट से होती है, बस वो एक एक्सेप्शनली आप उसको छोड़ दो, जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट है, जो समुद्र में बहुत नीचे जहाँ पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं है, वहाँ पर प्लांट्स का एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। हाइड्रोथर्मल, बहुत गर्म पानी, वेंट यानी जैसे ज्वालामुखी नहीं निकलता बाहर लैंड पे, वैसे पानी में भी अंदर ना ऐसे फव्वारे टाइप, फाउंटेन टाइप बहुत गर्म पानी के सोर्सेज होते हैं, उनको VENTS वेंट्स बोलते हैं। तो वो जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, वहाँ पर अलग तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती है, अलग तरह की फूड चेन्स होती हैं। बट उसके अलावा अगर हम देखें तो हर जगह सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और सन से पहले प्लांट्स एनर्जी बनाते हैं और प्लांट से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मिलती है। तो प्रोडक्टिविटी इज़ द एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। जितनी प्रोडक्टिविटी ज़रूरी है उनसे एनिमल्स को फूड मिलेगा, उतना ही ज़रूरी बच्चों डिकम्पोजिशन भी है। अगर किसी भी इकोसिस्टम में जो फीकल मैटर होगा, जो ऑर्गेनिजम्स का डेड रिमेन होगा, वो अगर डिकम्पोज नहीं होगा तो वो इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। अगर हम एक्वेरियम की टाइम टू टाइम सफाई ना करें तो उसमें फिशेस मरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि भाई एक्वेरियम में नेचुरल डिकम्पोजर्स तो है नहीं। नेचुरल डिकम्पोजर कौन है बताओ नेचर में? जो फंजाई हैं, बैक्टीरिया है, वो नेचर ने क्यों क्रिएट करे? जिससे वो डिकम्पोजिशन करते रहें। जो डेड बॉडीज़ हैं, हर कोई तो ह्यूमंस की तरह फ्यूनरल या ब्योराइड नहीं करता ना डेड बॉडीज़ को, यूं ही पड़ी रहती हैं डेड बॉडीज़, प्लांट्स के ट्विग्स वगैरह यूं ही पड़े रहते हैं, तो उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। दैट इज सिंपली डिकम्पोजिशन। अगेन देखो एक चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे यहीं पर तुम नोट कर सकते हो, डिकम्पोजिशन एक एरोबिक प्रोसेस है बच्चों। जब मैंने तुम्हें इससे पहले माइक्रोब्स चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पर तुम्हें कहा था कि STPs और बायोगैस में कंफ्यूज मत होना। सीवेज को जब आप ट्रीट कर रहे हो तो सीवर लाइंस में जो पानी आ रहा है वो ऑक्सीजन के साथ आ रहा है, तो वो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं। बायोगैस जब आप बना रहे हो मिथेनोजन से, वो एनारोबिक कंटेनर्स में बना रहे हो, तो वो एनारोबिक प्रोसेस है। और जो नेचर में डिकम्पोजिशन चल रहा है, मिट्टी पर चलता है सिंपली, है ना, कोई अंदर गड्ढों में तो चल नहीं रहा। और गड्ढों में भी अगर आप टर्म यूज़ कर रहे हो, ये टर्म बहुत कॉमनली यूज़ होती है, किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है तो हम उसको डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। बट जो एग्जैक्ट डिकम्पोजिशन है जो इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं, वो मिट्टी पर हो रहा है, और मिट्टी में ऑक्सीजन वगैरह सब अवेलेबल है, तो इसलिए डिकम्पोजिशन भी एक एरोबिक प्रोसेस है। अब गलती मत कर देना कहीं एनारोबिक कंडीशंस को इसके लिए फेवरेबल बता दो, नहीं, ठीक है, क्योंकि हम कोरिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है हाँ यार फंजाई एंड बैक्टीरिया इन्वॉल्व है इसमें, तो वैसे भी फंजाई एंड बैक्टीरिया को ज़्यादातर बच्चे एनारोबिक ही याद रखते हैं। ऐसा नहीं है, फंजाई एंड बैक्टीरिया दोनों तरह के हैं, एरोबिक भी हैं एनारोबिक भी हैं। तो डिकम्पोजिशन एक एरोबिक प्रोसेस है, ठीक है, क्लियर। तीसरा एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का मतलब वही फूड चेन्स और फूड वेब्स मिलकर इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। एंड फोर्थ है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो आपके कोर्स से हट गया है, जिसमें आप कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सारे साइकिल्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये नहीं है अब कोर्स में, बट इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो ये 4 कंपोनेंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, यस, ये स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन भी कई बार पूछ लेते हैं बच्चों। व्हाट इज स्ट्रेटा? स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स। अगर मैं किसी भी इकोसिस्टम को स्टडी कर रही हूँ तो वहाँ पे प्रेजेंट जितनी भी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उनको अगर हम वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कि भाई जैसे इन्होंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि किसी फॉरेस्ट में जो सबसे छोटी हाइट के ग्रासेज हैं उनको हम सबसे पहले लेवल पे रख दें, फिर जो हर्ब्स हैं उनको नेक्स्ट लेवल पे रख दें, ठीक है, हर्ब्स एंड ग्रासेस को साथ में रखना है, हर्ब्स एंड ग्रासेस को साथ में रखना है, फिर नेक्स्ट लेवल पे श्रब्स को रख दें, और सबसे ऊपर वाले लेवल पर ट्रीज को रख दें, तो ये एक तरीके का क्या बन जाएगा, स्ट्रेटिफिकेशन। ये पिरामिड्स की बात नहीं हो रही है, पिरामिड तो नंबर, बायोमास, एनर्जी के बेस पर अलग होते हैं। ये सिंपली ऑर्गेनिजम्स को या स्पीशीज को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके लेयर्स बनाना है, दैट्स वाई स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो बस यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बाकी तो पूरा पैराग्राफ है, इसमें एक पॉन्ड इकोसिस्टम को एक्सप्लेन किया है कि कैसे उसमें अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होती है। ये मैंने अच्छे से NCERT लाइन टू लाइन में पढ़ा रखा है, यहाँ पूरा नहीं पढ़ाने वाली हूँ मैं, यहाँ पे हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं 2016। अच्छा, ये मत समझना कि मैम इसका मतलब इतने सारे साल तक 2024 तक कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, टॉपिक वाइज भी तो कर रहे हैं ना हम।
तो इकोसिस्टम से क्वेश्चंस आए हैं, बट अभी आगे के टॉपिक्स में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 2016 का क्वेश्चन है, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। क्रॉपलैंड वही खेत जो होते हैं, क्रॉप फील्ड, बताओ। एब्सेंस ऑफ वीड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्या बताना है बच्चों में, कैरेक्टरिस्टिक बताना है। एब्सेंस ऑफ वीड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म या लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर आप क्रॉपलैंड की बात करें तो वो बोल रहा है इनमें से क्या चीज़ क्रॉपलैंड के लिए सही है। पहला कह रहा है एब्सेंस ऑफ वीड्स, गलत। अगर खेत है तो उनमें जो खरपतवार उग जाती है, वीड्स है, वो तो आएंगी ही आएंगी। दूसरा कह रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन तो बच्चों एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अब अगेन ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सक्सेशन आपके कोर्स से हट गया है। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये एक इस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें ऐसा मानते हैं इकोलॉजिस्ट कि बहुत टाइम पहले धरती पर, हमारे अर्थ पर क्या था, मतलब अलग तरह की कंडीशंस थी, ना तो बहुत डेंस फॉरेस्ट थे, ना ही पॉन्ड्स वगैरह थे, बट धीरे धीरे विद द टाइम चेंजेस होते गए और कुछ जगह तो क्या बन गए, कुछ जगह तो डेंस फॉरेस्ट बन गए, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट बन गए, सॉरी उल्टा बोल गई मैं, डेंस फॉरेस्ट ही बनेंगे लास्ट में, बट डेंस फॉरेस्ट किससे बने, सूखी जगह से भी बने और पानी से भी बने। अगर पानी से बनते हैं तो हाइड्रो, और अगर सूखी जगह से बनते हैं तो जेरिक सक्सेशन, ठीक है। जिसने थोड़ा बहुत पहले कभी सक्सेशन पढ़ा होगा उसको समझ आ रहा होगा मैम क्या कह रही है, बाकी जिनने नहीं पढ़ रखा वो इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ दो। तो सक्सेशन भी इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, कैसे काम चलेगा भाई, सॉइल में तो ऑर्गेनिजम्स होते ही होते हैं। तो बचा लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये हो सकता है आपको एक नज़र में देखने में लग रहा हो कि मैम क्यों लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, बट यस बच्चों, अगर आप फॉरेस्ट और क्रॉपलैंड को कंपेयर करें तो क्रॉपलैंड में तो बहुत लिमिटेड क्रॉप्स है ना जो आपने ग्रो किए, और उन क्रॉप्स के अकॉर्डिंग बहुत लिमिटेड टाइप के इंसेक्ट्स होंगे, बर्ड्स होंगे। तो अगर हम किसी नेचुरल इकोसिस्टम से के कंपैरिजन में मैन मेड इकोसिस्टम को कंपेयर करेंगे तो मैन मेड में आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी कम मिलेगी। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, बट ठीक है, आपको मैंने समझा दिया किस तरह करना है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ये क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है। देखो वही सेम क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन अ कम्युनिटी, है ना। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने 4 लेवल्स होते हैं इकोलॉजी के। सबसे छोटा लेवल है ऑर्गेनिज्म। एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कहलाएंगे वहाँ की पॉपुलेशन। बहुत सारी पॉपुलेशन यानी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे बनेगी बायोटिक कम्युनिटी। और और उस कम्युनिटी में जो बायोटिक हैं प्लस जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उन सबको मिलाकर जब आप स्टडी करते हैं तो आता है 4th लेवल, दैट इज इकोसिस्टम। कई इकोसिस्टम्स मिलकर बनाते हैं बायोम, और सभी बायोम से मिलकर बनता है बायोस्फीयर। मतलब मेन ये 6 लेवल्स हैं जिनमें से 4 ही लेवल एनसीईआरटी में दिए हैं। ओके, तो इट इज नोन एज, तो अभी अभी हमने देखा ये किसकी डेफिनेशन है, ये है स्ट्रैटिफिकेशन। देन 2012 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, विच इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, ये तीनों तो हैं ही। स्ट्रेटिफिकेशन पार्ट है इकोसिस्टम का, जब आप पढ़ते हो इकोसिस्टम को तो उसमें स्ट्रैटिफिकेशन करते हो, बट इट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। हो सकता है हमें कन्फ्यूजन हो कि नहीं यार हमने तो यहीं पर स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ा है, कभी कभी ब्रेन हमें ऐसे कन्फ्यूज़ करता है, बट आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पर का ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी, इनमें से कौन सा बायोटिक कम्युनिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये पूछा है ना, ठीक है। कम्युनिटी में आपको क्या दिखेगा बताओ, स्ट्रैटिफिकेशन दिखेगा, यस अभी हमने पढ़ा। स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन में यही तो लिखा था कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ का है, तो डिफरेंट स्पीशीज़ का पॉसिबल है जब आप कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हो। बाकी तीनों तो कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं बच्चों, कल ही पढ़ा है हमने, ये तीनों पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। जबकि आप कम्युनिटी पढ़ रहे हो तो कम्युनिटी में वेरियस स्पीशीज़ आ जाएंगी, वेरियस स्पीशीज़ अगर आपके पास हैं तो आप स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लो, ये हो गए आपके। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस वाले पैराग्राफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमने एक बार पढ़ रखा है, दैट्स इट। अब आते हैं प्रोडक्टिविटी पर। इस टॉपिक को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। प्रोडक्टिविटी पर कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या होता है प्रोडक्टिविटी का मीनिंग आप सबको पता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है फूड का। अब उसमें भी अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन कर दें तो प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर। भाई प्लांट जब सनलाइट को यूज़ करके खाना बनाते हैं, शुगर्स बनाते हैं,
तो वो कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आप उसे बायोमास भी कह सकते हो, क्योंकि उस शुगर से प्लांट्स की बॉडी बिल्डिंग भी तो हो रही है। तो बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन कितने समय में, ओवर अ टाइम पीरियड, कितने एरिया में, पर यूनिट एरिया, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाय प्लांट्स। क्योंकि हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स की ही बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक, इसको आप कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पर आपके प्राइमरी प्रोडक्शन एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा अंतर दे रखा है। क्या डिफरेंस है कि अगर आप प्राइमरी प्रोडक्शन पढ़ रहे हो, ये जो डेफिनेशन है ना बच्चों, यहीं लिख देती हूँ मैं, वो ऊपर वाले पेज पे लिखा हुआ था, वो है प्राइमरी प्रोडक्शन। तो प्राइमरी प्रोडक्शन की यूनिट देखो जरा आप ध्यान से, प्राइमरी प्रोडक्शन की यूनिट में क्या इन्होंने सिर्फ एरिया इंक्लूड किया है। अभी इन्होंने डेफिनेशन में तो लिखा हुआ है ओवर अ पर्टिकुलर टाइम, बट जब आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हो तो उसमें इन्होंने टाइम को यूनिट में नहीं लिया। और अगर आप उस प्रोडक्शन की रेट देख रहे हो, रेट यानी पर यूनिट टाइम देख रहे हो, तो फिर उसको प्रोडक्टिविटी कह दिया। समझ गए बात कि प्रोडक्शन में जब यूनिट बनेगी तो यूनिट क्या बनेगी। अगर आप बायोमास देख रहे हो तो बायोमास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट। तो वेट कितना है, ग्राम, यहाँ पे जी मतलब ग्राम, ये एम ग्राम का नहीं है, जी इज ग्राम, और पर मीटर स्क्वायर है ये, पर मीटर स्क्वायर यानी पर यूनिट एरिया। या अगर आप कह रहे हो कि एनर्जी के बेस पर कैलकुलेशन करना है तो कितनी एनर्जी बनी उसको आप किलो कैलोरी में कैलकुलेट कर लो और एरिया को वही पर मीटर स्क्वायर कर दो। और अगर आपको प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो इसी यूनिट में आप क्या कर दोगे, इसी यूनिट में आप पर यूनिट टाइम लगा दो। पर ईयर देख रहे हो, पर मंथ देख रहे हो, पर वीक देख रहे हो, जो भी टाइमिंग है वो उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में इसकी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कौन सी यूनिट प्रोडक्शन की है और कौन सी यूनिट प्रोडक्टिविटी की है। सिंपली रेट ऑफ प्रोडक्शन इज प्रोडक्टिविटी, तो रेट मतलब टाइम, तो टाइम किस में आएगा, प्रोडक्टिविटी में, ठीक है, क्लियर है क्या। देन ये अगर किसी के पास ओल्ड एडिशन हो एनसीईआरटी का तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ थी उसमें, तो उन्होंने करेक्ट कर दिया था, तो आप प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये भी वही ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, ये किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। डन। देन अब जीपीपी और एनपीपी आपने अच्छे से पढ़ रखा है, क्या होता है, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है यानी प्लांट्स जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो टोटल प्रोडक्शन तो उनका ग्रॉस प्रोडक्शन है। क्या सारा का सारा खाना एज इट इज़ प्लांट हमें दे देते हैं बच्चों, नहीं। जो ग्लूकोज प्लांट बनाते हैं, हमने बहुत अच्छे से प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि एक प्लांट सेल के पास सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही थोड़ी ना है, क्लोरोप्लास्ट में तो उसने ग्लूकोज बनाया, फिर इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया स्टार्च में, सुक्रोज में, जिसमें भी, और कुछ ग्लूकोज इनके साइटोप्लाज्म में आ गया, वहाँ पे इसका ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरूवेट बना, और फिर पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में गया। तो यहाँ पर खुद के लिए भी तो ये एटीपी बनाएंगे ना, ये सारा का सारा ग्लूकोज हमें ही दे देंगे, खुद के लिए तो बहुत ज़रूरी है वरना सेल जिंदा कैसे रहेगी। तो जितना ग्लूकोज ये खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं वो क्या हुआ, वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो गया। तो ग्रॉस प्रोडक्शन में से अगर आप रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर दें तो जो बचा प्लांट के अंदर वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो फॉर्मूला बन गया जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। ये फॉर्मूला सबको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज याद रखना है, इधर उधर चेंज हो सकता है। या मैं इसको ऐसा लिख दूँ क्या, जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी प्लस आर, ये भी सही है ना। नेट में अगर आप लॉस को जोड़ दो तो ग्रॉस आ जाएगा, ऐसा मत कर देना जीपीपी प्लस आर को नेट कर दो, ये तो आप सिंपली याद रख सकते हो ग्रॉस यानी टोटल, और उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस करो तो जो बचा वो नेट, ठीक है। ये तो हुई सारी कहानी प्राइमरी प्रोडक्शन की। अब एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी टर्म होती है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सुन लो कि, अच्छा रुको एक लाइन और है, ये जो एनपीपी है, ये एनपीपी किसको बता रहा है, इट इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉफ। प्लांट्स को कौन खाएंगे, हर्बीवोर्स, और डायरेक्टली प्लांट को डिकम्पोज भी करते हैं। तो ये जो एनपीपी है ये वो वैल्यू है जो प्लांट से नेक्स्ट लेवल पर जाती है, चाहे वो हर्बीवोर्स को जाए चाहे वो डिकम्पोजर्स को जाए, ठीक है। दो अलग अलग चेन्स होती हैं। अगर हर्बीवोर प्लांट को खा रहे हैं तो ग्रेजिंग फूड चेन, अगर प्लांट का पार्ट डेड होके गिर गया है और डिकम्पोजर्स उसको खा रहे हैं तो वो डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है, क्लियर। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एनपीपी कौन सी प्रोडक्टिविटी है जो कि नेक्स्ट लेवल को अवेलेबल होती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी का मतलब तो अब आप नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हो, यानी आप कंज्यूमर्स की बात कर रहे हो। यानी कि मान लो प्लांट को किसी हर्बीवोर ने खाया, रैबिट ने खाया, तो रैबिट अपनी बॉडी में क्या करेगा बताओ, उसने प्लांट को क्यों खाया, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद के एनर्जी बनाने के लिए। तो अगर रैबिट प्लांट को खा रहा है अपनी लाइफ टाइम में, तो प्लांट्स को खाकर वो अपना बॉडी बिल्ड भी तो कर रहा है।
या सारा का सारा बस रैबिट से सीधा लायन को मिल जाएगा? रैबिट ने वो खाया और खाने के बाद उसके अंदर चीज़ों का यूज़ हुआ, सेल्स में गया, उससे नई नई चीज़ें बनी और उसकी बॉडी स्ट्रेंथ बनी। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी बनती है। तो ये जो हमारे अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, हम सनलाइट से नहीं कर रहे प्रोडक्शन। जो हर्बीवोर्स हैं या कार्निवोर्स हैं वो सनलाइट से प्रोडक्शन नहीं कर रहे, बट उनकी बॉडी के अंदर बायोमास तो बन रहा है ना। तो उस बायोमास प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, दैट बाय कंज्यूमर। फिर वो कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सेकेंड लेवल का कंज्यूमर हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी लेवल का कंज्यूमर जो भी प्रोडक्शन अपनी बॉडी में करता है बच्चों, उसे आप कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसमें भी फिर वही कहानी है, जितना वो खुद के लिए यूज़ कर लेगा वो रेस्पिरेटरी लॉस, जो बचेगा वो अगले लेवल पर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? इस पैराग्राफ में आपको सब बताया है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है ना। सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, बस एक डेटा बता देती हूँ कि एक जस्ट इकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर हम एनपीपी, जो हमारी एनुअल एनपीपी है, आई डोंट नो कैसे कैलकुलेट की जाती है, बट उन्होंने जब एनुअल एनपीपी कैलकुलेट की पूरे बायोस्फीयर की, यानी जितने बायोस्फीयर पे जितने भी प्लांट्स हैं वो कितना नेट प्राइमरी प्रोडक्शन करते होंगे, तो वो वैल्यू आई 170 बिलियन टन्स। दैट इज ऑर्गेनिक मैटर है। और ऑर्गेनिक मैटर में आपको ये बात पता है क्या, इस पूरे चैप्टर में कई जगह लिखा हुआ है ड्राई वेट। तो फ्रेश वेट और ड्राई वेट में क्या फ़र्क होता है? जो भी हमारी बॉडी का नॉर्मल वेट है वो फ्रेश वेट, अगर किसी भी टिश्यू में से आप सारा का सारा वाटर इवेपोरेट कर दें तो जो बचा ऑर्गेनिक मैटर बचेगा मेनली, उसका जो वेट है वो कहलाता है ड्राई वेट। ठीक है, क्लियर? तो ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट मेजर। अगर हमें किसी का बायोमास मेजर करना है तो आप उसमें से वाटर को इवेपोरेट कर दो और जो बचेगा उससे आपको एग्जैक्ट अंदाजा लगेगा कि इसका बायोमास कितना है। ठीक है, तो बायोमास को जनरली ड्राई वेट की टर्म्स में मेजर किया जाता है। तो 170 बिलियन टन्स के लिए एक यहाँ पे डेटा दे रखा है बच्चों कि अगर मैं लैंड प्लांट्स और ओशियन प्लांट्स को कंपेयर करूँ, लैंड प्लांट्स और ओशियन में उगने वाले प्लांट्स को कंपेयर करूं, तो आप सबको पता है कि हमारे अर्थ का 70% जो सरफेस एरिया है वो ओशियंस ने घेरा हुआ है, पानी है, समुद्र है, और जो 30% सरफेस एरिया है बस उसी पर लैंड है। तो हमें लगेगा कि यार अगर ओशियंस में 70% अर्थ को घेरा हुआ है तो ओशियन प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, बट मैंने आपको कई बार समझाया है कि चाहे से लैंड पूरी अर्थ का 30% एरिया पर ही हैं, बट फिर भी जो लैंड प्लांट्स हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ज़्यादा है, क्योंकि लैंड पर डेंस फॉरेस्ट होते हैं बच्चों, जबकि ओशियन 70% सरफेस एरिया पर प्रेजेंट हैं। बट यू नो ओशियंस में पानी ही पानी होता है, प्लांट्स तो बहुत कम होते हैं, एल्गी होती हैं, सीवीड्स होती हैं जो कि बहुत हल्की होती हैं, कम बायोमास रखती हैं, तो बट ऑब्वियस उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या रहेगी? लेस रहेगी। ठीक है, तो आपको यही डेटा यहाँ पर दिया है कि ओशियंस की प्रोडक्टिविटी इन्होंने दे रखी है सिर्फ 55 बिलियन टन्स हैं। इस टोटल कितनी बताई थी? 170 बिलियन टन्स में से सिर्फ 55 बिलियन टन्स ओशियन की है, तो आप माइनस कर लेना 170 में से 55, जो बचेगी वो आपकी लैंड प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, डन। तो देखो क्या क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये रहा 2024 में है ना, प्रोडक्टिविटी से आपको 24, 23 आई थिंक सब में क्वेश्चन मिल जाएगा, अभी चेक कर लेते हैं। इन एन इकोसिस्टम इफ एनपीपी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज 100, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की ये बार मैं बना देती हूँ, अगर ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है तो इसकी एनपीपी इन्होंने 100 दी है, यूनिट नहीं लिख रही हूँ मैं। व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ द, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अब एक बात सुनो, अगर मैं कह रही हूँ कि ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, सपोज ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है और ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, तो एक मिनट रुकना, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे बच्चों जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो जीपीपी होता है, इसमें से इन्होंने खुद के लिए यूज़ किया होगा, तो जो बचा होगा वो एनपीपी होगा, और ये बचा हुआ ही एनपीपी सेकेंड लेवल को मिल जाता है। यानी अगर इनका एनपीपी 100 है तो इसको कितनी मिली? 100 मिली। कितनी मिली इसको? 100 मिली। अब ये कह रहा है कि व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ थर्ड ट्रॉफिक लेवल, यानी जो इसका एनपीपी है वो इनका जीपीपी है क्या? पहले तो यूँ समझ लो, जो इसका एनपीपी है फर्स्ट लेवल का वो एज इट इज़ उसने इसको दे दिया, तो इसका जो ग्रॉस प्रोडक्शन है ये सनलाइट से तो बना नहीं रहा, तो इसको जो फूड मिला जीपीपी मिला वो 100 था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा 10% लॉ भी लगाना पड़ेगा। क्या हो गया? यहाँ पर आपको इसका 10% लॉ भी लगाना पड़ेगा। 10% लॉ क्या कहता है कि अगले लेवल पर 10% एनर्जी जाती है, बाकी 90% खुद यूज़ होती है। तो अगर ये कह रहा है कि इनको 100 मिली है तो 100 में से, ओहो, अगर ये कह रहा है कि इनको 100 मिली है तो 100 का 10% बताओ मुझे कितना है?
100 का 10% हुआ सिर्फ 10। तो इन्होंने 100 में से 90% एनर्जी खुद के लिए यूज़ कर ली और 10% अगले लेवल को दे दी, यानी ये 10 इस लेवल को मिल गई। तो ये 10 इसके लिए तो एनपीपी था और इसके लिए क्या था, इसके लिए जीपीपी था। और फिर इस 10 का भी 10%, 10 का 10% कितना हुआ 1, तो ओनली 1 जो मतलब जो एनर्जी है वो फिर अगले लेवल पर जाएगी। ठीक है, तो थर्ड लेवल की प्रोडक्टिविटी क्या करें हम इसमें से बताओ। थर्ड लेवल की एक्स है क्या बच्चों, ये एक्स दिया, इसका मतलब ये 100x है ना, क्योंकि यहाँ पर x लिखा है सब जगह। ठीक है, तो अगर ये 100x थी तो ये 100x थी तो ये 10x और यही 10x इसको मिल गई तो ये इसकी जीपीपी, यानी इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3, 10x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। सही है क्या। अगर ये मुझसे फोर्थ लेवल की पूछ लेते मान लो, तो इसकी जीपीपी 10 है तो 10 का 10% यानी 1, इसकी जीपीपी हो जाती 1। कितना मिल रहा है समझ रहे हो आप, जो किसी नीचे वाले लेवल का एनपीपी है वो उसके ऊपर वाले लेवल का जीपीपी है, फिर उसका 10% इसका एनपीपी हुआ, ये इन्होंने नेट बचा के रखा है, 90% यूज़ कर लिया और वो 10 ऊपर वाले को दे दिया तो वो इस वाले के लिए वापस जीपीपी हो गया। फिर उस जीपीपी जो इनको मिला उसका भी 10, उनका 90% इसने यूज़ कर लिया और जो 10% बचा के रखा वो फिर अगले वाले को दे दिया, तो इसका नेट हुआ 1 और 1 मिल गया अगले वाले को, तो उस ऊपर वाले का 1 हुआ जीपीपी। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। डन है, कर लोगे बाई चांस इस तरह का क्वेश्चन आया 2024 का, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 2023 में भी देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। इन दिस इक्वेशन जीपीपी इज ग्रॉस, एनपीपी इज नेट, तो आर यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, यू ऑल नो आर इज द रेस्पिरेटरी लॉस। ये तो नहीं कर दोगे तुम, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हमने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा था, कितनी CO2 इवॉल्व हुई है अपॉन कितनी O2 यूज हुई है। ठीक है, RQ कार्बोहाइड्रेट वगैरह का अलग अलग हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 2021 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। इन दिस इक्वेशन सेम क्वेश्चन देखो, आर रिप्रेजेंट, आर किसको बता रहा है बच्चों, रेस्पिरेटरी लॉस को। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। इन रिलेशन टू 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने कहा ना लास्ट कुछ ईयर्स में जो क्वेश्चन आए इस चैप्टर से प्रोडक्टिविटी पर आए और डीकम्पोज इकोलॉजिकल सक्सेशन पे भी आए थे, बट वो अब हट गया है टॉपिक, तो वो आपको अब नहीं करने हैं। देन इन रिलेशन टू पिरामिड्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज GPP and NPP of an ecosystem, which one of the following statement is correct? करेक्ट बताना है हमें GPP और NPP के रेफरेंस में। देखते हैं भाई, GPP is always less than NPP। ग्रॉस तुम्हारे पास पैसा मतलब तुम कम लेके गए, खर्च हो गया, उसके बाद ज़्यादा बच गया, हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, ग्रॉस इज ऑलवेज मोर देन एन नेट। यस, ऑलवेज भी सही है, क्योंकि हर स्पीशीज अपने लिए, हर ऑर्गेनिज्म अपने लिए रेस्पिरेटरी लॉस करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए हैं तो 10 रुपये ग्रॉस हैं, उस 10 में से ऐसा नहीं होगा कि तुम पूरे के पूरे 10 बचा के रख लो। मैंने कहा है कि जाके खर्च करके आओ, तुम्हारे पेरेंट्स ने जिसने भी दिए हैं, तो तुमने चाहे इसे 2 ही रुपीज़ खर्च किए, बट खर्च किए होंगे, तो नेट हमेशा 8 रुपये जो बचे वो कम होगा। ठीक है, GPP एंड NPP आर सेम नहीं, देयर इज नो रिलेशनशिप नहीं, सीधा सीधा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्या है, द मास ऑफ लिविंग मटीरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा आगे से आ गया, स्टार्टिंग में आ गया, कोई बात नहीं। जब हम अभी आगे इसी चैप्टर में बच्चों डीकम्पोजिशन के बाद एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे ना, तो एनर्जी फ्लो में, एक मिनट रुकना ज़रा, एनर्जी फ्लो में, हाँ एनर्जी फ्लो में एक डेफिनेशन आएगी बच्चों, यहीं पर कहीं आती है, स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। ये रही स्टैंडिंग क्रॉप की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर मैं जब भी स्टैंडिंग क्रॉप पढ़ाती हूँ तो आपको 2 वर्ड्स के बारे में बताती हूँ। एक वर्ड तो है स्टैंडिंग क्रॉप, एक वर्ड होता है स्टैंडिंग स्टेट। अगेन क्योंकि न्यूट्रिएंट साइकिल्स आपके कोर्स से हट गए हैं, बट NCERT में जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग वाला पैराग्राफ था वहाँ पे स्टैंडिंग स्टेट को डिफाइन कर रखा था, और ये दोनों वर्ड बहुत मिलते जुलते हैं, तो दोनों को हमें साथ में याद रखना होता है। देखो, स्टेट ऑफ मैटर, जैसे स्टेट एक नॉन लिविंग से रिलेटेड वर्ड है और क्रॉप लिविंग से रिलेटेड वर्ड है, तो उससे आप याद रख सकते हो स्टैंडिंग क्रॉप किसे कहते हैं। अगर हम किसी भी इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो उसके ईच ट्रॉफिक लेवल पर, ट्रॉफिक लेवल तो आप समझते हो ना, न्यूट्रिशन के बेसिस पर जो बने हैं, जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर हमेशा प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स आते हैं, सेकंड पर हर्बीवोर्स आते हैं, थर्ड पे कार्निवोर्स आते हैं, फोर्थ पे उन कार्निवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स आते हैं, इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ईच ट्रॉफिक लेवल पर हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटीरियल। हर ट्रॉफिक लेवल का अपना एक बायोमास होगा। अगर किसी जंगल में जितने भी प्लांट्स हैं उन सबका जो बायोमास है वो उस जंगल के फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की स्टैंडिंग क्रॉप हुई।
फिर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल यानी उस फॉरेस्ट में जितने भी हर्बीवोर्स हैं उनका जो बायोमास है वो उस फॉरेस्ट के सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का स्टैंडिंग क्रॉप हुई, ठीक है। तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे जो सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटीरियल है एट अ पर्टिकुलर टाइमली ये चेंज होता रहेगा, एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग क्रॉप को कैसे मेजर करेंगे, वही बायोमास की टर्म्स में, और बायोमास के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ड्राई वेट। बाई चांस बायोमास पॉसिबल नहीं है तो नंबर से भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पर यूनिट एरिया में कितने हर्बीवोर्स हैं या कितने कार्बीवोर्स हैं, तो आप हर लेवल की स्टैंडिंग क्रॉप को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एंड व्हाट इज स्टैंडिंग स्टेट बच्चों, अगर हम किसी भी इकोसिस्टम में स्टडी कर रहे हैं तो उसकी सॉइल में जो मिनरल्स हैं, उसकी सॉइल में जो मिनरल्स अवेलेबल हैं, उन मिनरल्स का जो टोटल अमाउंट है उसको कहते हैं उसकी स्टैंडिंग स्टेट, है ना। स्टेट नॉन लिविंग से रिलेटेड है तो मिनरल्स हो गया, क्रॉप लिविंग से रिलेटेड है तो ये ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, क्लियर। तो स्टैंडिंग स्टेट तो अब तुमसे पूछेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या है, द मास ऑफ लिविंग मटीरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। तो देखो दोनों ऑप्शन दिए हैं, सो लिविंग मटीरियल की बात हो रही है तो क्रॉप लिविंग है, दैट्स वाई स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक। नेक्स्ट आता है, इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से तो प्लांट्स कर रहे होंगे, और अगर प्लांट्स हैं तो फिर वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, तो सेकेंडरी तो कब होती, जब यहाँ लिखते बाय कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, नेट और नेट प्राइमरी, अच्छा ये हटा दो, अब ये दो हैं, अब मैं एनपीपी चूज करूँ कि जीपीपी चूज करूँ, बताओ, दोबारा पढ़ लो। ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस से कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ, यानी ग्रॉस प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो सिंपली आंसर जीपीपी। अगर ये कहते कि जो प्रोडक्शन हुआ उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस के बाद जो बचा या जो मैटर नेक्स्ट लेवल के लिए अवेलेबल है वो क्या है, तो फिर आपका आंसर होता एनपीपी, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय, अगर सेकेंडरी है तो बात हो रही है कंज्यूमर्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द रेट ऑफ, अच्छा देखो इसमें तुम्हें डीकम्पोजर्स भी दिया है, लेकिन डीकम्पोजर्स को नहीं इंक्लूड करते क्योंकि डीकम्पोजर ना अगले लेवल के लिए कुछ नहीं बनाते। डेट्राइटस फूड चेन तुम्हें पता है बहुत छोटी सी होती है, जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो गिरा, उसको डेट्राइटिवोर्स ने खाया, फ्रेगमेंटेशन किया और डीकम्पोजर्स ने डीकम्पोज किया और वो मिनरल्स मिट्टी में मिल गए, खत्म कहानी। तो इसलिए डीकम्पोजर्स से भी नरिशमेंट मिलता, डीकम्पोजर्स को भी प्लांट से नरिशमेंट मिलता है, डेड प्लांट से, डेड एनिमल से, बट डीकम्पोजर्स को प्रोडक्टिविटी में इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। प्रोडक्टिविटी आपको ग्रेजिंग फूड चेन के रेफरेंस में देखनी है। डन। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन अ ग्रासलैंड, आ गया, पहचान लोगे। रैबिट ने कितना बनाया, तो रैबिट तो कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर जो बनाता है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है, तो ऑप्शन 2, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉफिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम। फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लिविंग मैटर का मास पूछ रहे हैं ट्रॉफिक लेवल में एट एनी टाइम, तो स्टैंडिंग क्रॉप या स्टैंडिंग स्टेट, स्टेट नॉन लिविंग के लिए, क्रॉप लिविंग के लिए, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन, यस देखो सेम लाइन एनसीईआरटी में भी हमने हाईलाइट की थी, द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हर्बीवोर्स एंड डीकम्पोजर। जो बायोमास नेक्स्ट लेवल को अवेलेबल है वो जीपीपी था, एनपीपी था, दैट इज एनपीपी, यानी ऑप्शन 1 सीधा एनसीईआरटी की लाइन से उठकर क्वेश्चन है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी के बाद एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज डीकम्पोजिशन। बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा है बच्चों, डीकम्पोजिशन का साइकिल मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है। व्हाट इज डेट्राइटस, जितनी भी चीज़ें डीकम्पोजिशन के लिए मिट्टी में पड़ी हैं, चाहे वो प्लांट के डेड रिमेन्स हो, झड़ी हुई पत्तियां हो, फ्लावर्स हो, टहनियाँ हो, ट्विग्स हो या डेड एनिमल्स हो, इन सबको मिलाकर आप कहते हैं डेट्राइटस, ठीक है। यहाँ पे डेट्राइटस की डेफिनेशन लिखी हुई है, हो सकता है इसी पर क्वेश्चन आ जाए। डेड प्लांट रिमेन, जैसे कि लीव्स है, बार्क है, फ्लावर्स है, या डेड रिमेन ऑफ एनिमल्स, नॉट ओनली डेड रिमेन बल्कि एनिमल्स का जो फीकल मैटर है वो भी तो डिकम्पोज होता है। जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं क्या उनमें डिकम्पोजिशन नहीं चलता? क्या डिकम्पोजिशन सिर्फ सॉइल पे होता है? बिल्कुल नहीं बच्चों। पानी में भी अगर आप नीचे बॉटम में जाएंगे तो बॉटम में जो सेडिमेंट है, जो चीज़ें इकट्ठी हो रखी हैं वो क्या हैं? पानी में रहने वाले एनिमल्स का फीकल मैटर। जो भी पौधे हैं पानी में या एनिमल्स हैं उनकी डेड बॉडीज़ भी होंगी वहाँ पर, तो वो वहीं पर थोड़ी ना पड़ी रहेंगी, फिर तो पानी सड़ जाएगा, तो उसका भी लगातार डिकम्पोजिशन होता है। अगेन वो भी एक एरोबिक प्रोसेस है, ठीक है। तो
तो इस सब को डेट्राइटस कहते हैं, ठीक है। अब इस डेट्राइटस को कैसे ख़त्म करना है, कैसे पूरा डिकम्पोज करना है, उसके टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डेट्राइटस, जो भी डेट्राइटस पड़ा है उस डेट्राइटस को सीधा, उस पर सीधा भी बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, बट फिर भी इस डेट्राइटस के स्मॉल फ्रेगमेंट्स करने के लिए इसको डेट्राइटिवोर्स खाना शुरू कर देते हैं। डेट्राइटिवोर्स और डिकम्पोजर्स में फ़र्क है। डेट्राइटिवोर्स तो ग्रेजिंग फूड चेन के मेंबर हैं, ये सिर्फ डेट्राइटस को खा रहे हैं, अपने अंदर डाइजेस्ट करेंगे और इनसे फिर किसी और को खाना मिलेगा, ठीक है। लेकिन डीकम्पोजर जो फंजाई एंड बैक्टीरिया हैं, ये फंजाई एंड बैक्टीरिया हमारी तरह खाना थोड़ी ना खाते हैं, ये तो एंजाइम्स को बाहर ही सिक्रीट कर देते हैं और बाहर सिक्रीट करके उस जो भी फूड पड़ा है, डेड रिमेन है, उसका मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म कर देते हैं, उसको कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन कर देते हैं और उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसको ये यूज़ करते हैं। तो इनके डेट्राइटिवोर्स और जो एक्चुअल डिकम्पोजर्स हैं दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके का है। ये एक तरह से कहलाएंगे हेट्रोट्रॉफ्स, ये कहलाएंगे हेट्रोट्रॉफ तो हैं, बट हेट्रोट्रॉफ में भी सेप्रोट्रॉफ, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करके नरिशमेंट ले रहे हैं। ये डेट्राइटिवोर्स उसको खा रहे हैं हमारी तरह, तो ये होलोजॉइक टाइप के हुए। फ़र्क है दोनों में, ठीक है। जो शुरू से मैम से एक एक चीज़, एक एक चैप्टर पढ़ता है, उसको एक एक बात समझ में आ रही होगी कि हेट्रोट्रॉफिक में क्या क्या चीज़ें कैसे अलग हैं, ठीक। अब सब कुछ मैं यहाँ दोबारा नहीं बता सकती। चलिए, तो डेट्राइटस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। फटाफट से सुन लो। फर्स्ट स्टेप हो गया फ्रेगमेंटेशन, जिसमें कि इंसेक्ट्स वगैरह, इंसेक्ट्स होते हैं जनरली डेट्राइटिवोर में, बट नॉट ओनली इंसेक्ट्स बच्चों, अर्थवॉर्म भी आर वेरी गुड डेट्राइटिवोर्स, है ना। इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म तो एनेलिडा में आता है, इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा में आते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं, अर्थवॉर्म्स भी होते हैं, ये सब कहलाते हैं डेट्राइटिवोर। इन सब से जो फूड है वो ग्रेजिंग फूड चेन में चला जाता है। अब जो डेट्राइटस का फ्रेगमेंटेशन हो गया, अच्छा फ्रेगमेंटेशन के दौरान ध्यान से सुनना, ये जो डेट्राइटस है बच्चों, ये ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों का बना है ना, सेल्स का बना है, एंड सेल्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों की बनी होती है। तो जो इनऑर्गेनिक इसमें पहले से है, उस इनऑर्गेनिक की ये सम न्यूट्रिएंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स? सम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पानी, जो भी थोड़ा बहुत पानी है या मिट्टी है, उसमें धीरे धीरे लीच डाउन करके बहुत नीचे चले जाते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है लीचिंग इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन एंड अनअवेलेबल फॉर प्लांट। इतना नीचे चले जाते हैं बच्चों ये कि जो प्लांट्स हैं ना दूसरे उस मिट्टी पर, वो उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड लीचिंग। तो लीचिंग एक तरह से ऐसा प्रोसेस है जो हम मिनरल्स वेस्ट हो गए, मिट्टी में इतना नीचे चले गए कि दूसरे प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, या यूँ कह सकते हो वो मिनरल्स बाद में कहीं और काम आएंगे, बट अभी काम नहीं आ रहे, तो दैट इज़ लीचिंग। अब एक तरह से इनऑर्गेनिक चीज़ों की तो लीचिंग होती जा रही है, तो यहाँ पर मेनली क्या बचा होगा? यहाँ पर मेनली ऑर्गेनिक कंटेंट बचा होगा। ये डेट्राइटिवोर में मैं लीफ दोबारा बना देती हूँ, डेट्राइटस में, सॉरी, ठीक है। अब इस लीफ पर फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये फंजाई दिखाया है आपको, फंजाई है ना, ये इस तरह से मशरूम जैसा फंजाई दिखाया है, तो फंजाई एंड बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू करते हैं और बैक्टीरिया और फंजाई एंजाइम्स को सिक्रीट करके इसका कैटाबॉलिज्म शुरू कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिक स्टेप, कैटाबॉलिज्म। सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है, ठीक है। दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। जब एंजाइम सिक्रीट होते हैं और वो लूज, मतलब उसका कैटाबॉलिज्म होने लगता है, तो आप उसको देखकर पहचान नहीं सकते कि कभी पत्ती थी या क्या थी, एकदम काले काले से कलर का एकदम वैसा मैटर बन जाता है ना, लूज मैटर। तो उस लूज मैटर को लिटर बोलते हैं। कई बार हो सकता है लिटर पे क्वेश्चन आ जाए, आप कहें मैम लिटर क्या होता है, तो एकदम ओरिजिनल फॉर्म में था डेट्राइटस, उस डेट्राइटस को खाया डेट्राइटिवोर्स ने और डीकम्पोजर्स ने उनका कैटाबॉलिज्म किया, तो जो लूज फॉर्म बन रही है, जो मिट्टी पर आपने देखा होगा पत्तियाँ वगैरह जब गल जाती हैं तो कैसी दिखती हैं, उसको कहते हैं लिटर, ठीक है। ये फंजाई एंड बैक्टीरिया कर रहे हैं। फंजाई एंड बैक्टीरिया रियल डीकम्पोजर हैं। रियल डीकम्पोजर्स मतलब दे आर सेप्रोट्रॉफिक, दे शो सेप्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफ्स हैं ये, ठीक है। नाउ अब क्या होगा? अब जब ये ऐसा करते हैं ना बच्चों, जब ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं, कैटाबॉलिज्म करते हैं, तो ये कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है कि एकदम से उन्होंने खूब सारे एंजाइम सिक्रीट कर दिए और एकदम से ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज हो गया, नहीं। इस कैटाबॉलिज्म में ऑर्गेनिक चीज़ें इनऑर्गेनिक में बदलती हैं, ये बात ध्यान रखना। ऑर्गेनिक चीज़ें किस में बदलती हैं? इनऑर्गेनिक मिनरल्स में बदलती हैं, लेकिन वो बहुत ही स्लोली होने वाला प्रोसेस है। तो जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है फर्दर डीकम्पोजिशन बाय अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, माइट्स, फंजाई, यानी ये सब कुछ भी चल रहा है, ठीक है।
तो क्या होता है, जो सॉइल है उसको यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिक रिच सॉइल। ये कैसे लिख दिया ऑर्गेनिक रिच सॉइल? हम तो कह रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक में बदल रहा है और इन्होंने लिख दिया सॉइल ऑर्गेनिक रिच हो गई। क्योंकि जब लिटर बन रहा है तो लिटर पूरा इनऑर्गेनिक नहीं है, अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, कुछ ही इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुआ है। तो सॉइल कैसी हो जाएगी? इनऑर्गेनिक रिच नहीं होगी, बल्कि वो जो मैं आपको कह रही हूँ ना, अगर आप देखना कभी बहुत दिनों तक पत्तियाँ फूल वगैरह मिट्टी पर पड़े रहे हैं तो वो काले काले से हो जाते हैं, वो ऑर्गेनिक कंटेंट है जिसको आप कहते हैं ह्यूमस। So this is humus rich soil and this soil is very good for the gardening, for the crop fields। ये सॉइल बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर है, उस पर आराम से धीरे धीरे फंजाई बैक्टीरिया कैटाबॉलिज्म करते रहेंगे और अगर धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे उनसे मिनरल्स रिलीज होंगे और वो मिनरल्स प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ पर 2 स्टेप साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। इस स्टेप को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन यानी जब डेट्राइटस लिटर में बदल रहा है तो नो डाउट कैटाबॉलिज्म चल रहा है, बट ये इतना स्लो प्रोसेस है कि ऑर्गेनिक कंटेंट मिट्टी का बढ़ता जा रहा है। तो इसको तो आपने कहा ह्यूमस का बढ़ना यानी ह्यूमिफिकेशन। और ह्यूमिफिकेशन के दौरान जो जो चीज़ें मिनरल्स में कन्वर्ट हो रही हैं, जितना ह्यूमस मिनरल्स में कन्वर्ट हो रहा है उसको आप कहेंगे 5th स्टेप मिनरलाइजेशन। और ये इतना धीरे हो रहा है बच्चों कि जो मिनरल्स हैं उनकी लीचिंग नहीं हो रही, बल्कि वो मिनरल्स जो बाकी के प्लांट्स और ट्रीज़ हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर ये फास्ट हो जाता तो सारे मिनरल्स पानी में डिजॉल्व होकर लीचिंग में चले जाते, नीचे चले जाते और प्लांट उनको रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो वेस्ट हो जाता डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया 5 स्टेप्स कैसे होते हैं। अब इस पर कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में लिखा है कि ह्यूमस क्या है, ह्यूमस की प्रॉपर्टीज देख लो। हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। आप कहेंगे मैम ह्यूमस है, ह्यूमस एक तो डार्क कलर्ड होता है, अमॉर्फस यानी क्रिस्टल की तरह कोई शेप नहीं होती, लूज फॉर्म होती है। ठीक है, वही ह्यूमस एक तरह से लिटर मान सकते हो आप। ओके, तो ये जो ह्यूमस या लिटर है इस पर तो माइक्रोबियल एक्शन फटाफट हो जाना चाहिए, लेकिन इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट क्यों बनाया नेचर ने? जिससे मिनरलाइजेशन बहुत धीरे धीरे हो। ठीक है, एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। येस, इट इज़ ऑल्सो कोलॉइडल इन नेचर, ऑर्गेनिक चीज़ें कोलॉइड्स होती हैं। ठीक है, एंड सर्व एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, दिस ह्यूमस धीरे धीरे डिग्रेड होता रहता है बाय मिनरलाइजेशन, जिससे वो उसको मिल जाए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मिनरलाइजेशन को अफेक्ट करेंगे बच्चों? देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डीकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, एरोबिक प्रोसेस है। चाहे पानी में हो रहा है चाहे मिट्टी में हो रहा है, ये एक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि डेट्राइटस का केमिकल कंपोजिशन क्या है और वहाँ के क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या हैं। केमिकल कंपोजिशन में आपको ध्यान रखना है, अगर डेट्राइटिस में मोटी मोटी लकड़ियां हैं या पतली लकड़ियां भी हैं तो लकड़ियों में आपको पता है लिग्निन काफ़ी ज़्यादा होता है, या फंजाई वगैरह की सेल वॉल में जैसे काइटिन होता है, इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में काइटिन होता है। तो काइटिन और लिग्निन को डिकम्पोज करना इज टफ, हार्ड होते हैं ये। तो अगर डेट्राइटस में ये चीज़ें ज़्यादा हैं तो डिकम्पोजिशन धीरे होगा, और अगर डेट्राइटस में बहुत सिंपल से प्लेन से फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं जिनको इजीली डिकम्पोज किया जा सकता है, यानी इफ़ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जैसे शुगर्स वगैरह, तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। अगर क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करें तो आपको पता है डिकम्पोजिशन के लिए मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए। फंजाई कर रहा है ना, तो फंजाई को वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस पसंद है, तो मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए एंड वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन तो फेवर करेंगी डिकम्पोजिशन को। और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट है, ठंड है, लो टेम्परेचर है, एनारोबिक कंडीशंस हैं, तो ये डिकम्पोजिशन को रोक देंगी बिकॉज दे डू नॉट फेवर फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, सब कुछ क्लियरली लॉजिकल है, इस टॉपिक में कुछ भी रटने जैसा नहीं है, इजीली आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो 2022 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, decomposition is a process in which detritus is degraded into simpler substances by microbes। माइक्रोब्स ने डेट्राइटस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा है। एक ओवरऑल डेफिनेशन दी है उन्होंने डिकम्पोजिशन की, कोई स्टेप्स नहीं दिए, बस बोला है कि फाइनली डेट्राइटस को डिग्रेड कर दिया जाता है सिंपलर यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बाय माइक्रोब। आप इसको सही मान सकते हैं, आपसे गलत मत मान लेना कि मैम यहाँ हर स्टेप तो बताया ही नहीं, ये ओवरऑल डेफिनेशन है। ठीक है, डिकम्पोजिशन फास्ट होगा इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, बिल्कुल नहीं। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्या है, डेट्राइटिवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। अगर डेट्राइटिवोर्स काम कर रहे हैं बच्चों तो अभी वो फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, सो दैट इज फ्रेगमेंटेशन। अगर सेप्रोट्रॉफ काम कर रहे होते तो हम करते कैटाबॉलिज्म, ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है, विच प्रोसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब।
कैटाबॉलिज्म को लिखा है लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन अंडर फुल्ली एनारोबिक कंडीशंस, गलत। लीचिंग को लिखा है जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी जो मिनरल्स हैं, दे राइज टू द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बॉटम में लीच आउट कर जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन को लिखा है इट इज कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म, बिल्कुल ठीक है, फ्रेगमेंटेशन डेट्राइटिवोर्स करते हैं, इंसेक्ट्स एंड अर्थवॉर्म। ह्यूमिफिकेशन के लिए लिखा है लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस ह्यूमस विच अंडरगोज माइक्रोबियल एक्शन एट अ वेरी फास्ट रेट, बच्चों नहीं, इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन और बहुत ही स्लो इसका डिकम्पोजिशन होता है, जिससे लॉन्ग टाइम तक ह्यूमस बना रहे, ठीक है। देन 2011 द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ये सेम क्वेश्चन आ गया, बाय अर्थवॉर्म इज फ्रेगमेंटेशन, अगर अर्थवॉर्म कर रहा है तो फ्रेगमेंटेशन, फंजाई एंड बैक्टीरिया कर रहे होते तो कैटाबॉलिज्म, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए आपके डिकम्पोजिशन के क्वेश्चन, सारे हमने पूरा रिवाइज कर लिया। चलो अब आ जाते हैं एनर्जी फ्लो पर, ठीक। एनर्जी फ्लो अगेन पूरा बड़ा टॉपिक है, इसको पूरा मैं यहाँ से रिवाइज नहीं कराऊंगी, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वो बता देती हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखना, इसमें अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर आपको एक तो पार की फुल फॉर्म याद रखनी है। पार क्या होता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यू नो, जितना भी सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ पे गिरता है वो पूरा का पूरा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव नहीं होता, उसमें जो विबग्योर वाला स्पेक्ट्रम है उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है वो पूरी इंसिडेंट सनलाइट का 50% होता है। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर एक और चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है, यानी पूरी दुनिया के प्लांट्स के पास इंसिडेंट सनलाइट का 50% अवेलेबल है जिसको यूज करके वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, पर प्लांट्स इतना भी यूज नहीं करते। प्लांट्स इस पार का मात्र 2 से 10% ही कैप्चर करते हैं और उसी से वो पूरी दुनिया की फूड चेन्स चला रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ पावर एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। इसीलिए अगर आप कोरिलेट कर सको तो प्लांट फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा था कि सनलाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि ऑलरेडी लिमिटिंग फैक्टर वो होता है जो ज़रूरत से कम अवेलेबल हो, और सनलाइट तो ऑलरेडी ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल है, तो सनलाइट कभी लिमिटिंग फैक्टर होता ही नहीं है प्लांट्स के लिए। हाँ, अगर कुछ प्लांट्स बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में, कैनोपीड फॉरेस्ट में उग रहे हैं जहाँ उन तक लाइट पहुँच ही नहीं रही, तो उनके लिए लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ रखी है। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल क्या होता है दैट यू नो। ये इंपॉर्टेंट है डीएफसी एंड जीएफसी वाला पार्ट है ना, इसमें मैंने आपको कई बार रिवीजन के टाइम पर बताया है कि आपको डीएफसी एंड जीएफसी में डिफरेंस पता होने चाहिए। डेट्राइटस फूड चेन बहुत ही छोटी सी होती है बच्चों। जो डेट्राइटस है उस डेट्राइटस को खाया डेट्राइटिवोर्स ने, एक तरफ डेट्राइटिवोर्स ने खाया और एक तरफ इसी डेट्राइटस को सेप्रोट्रॉफ्स ने कैटाबॉलिज्म भी तो किया है ना। उसी डेट्राइटस को डेट्राइटिवोर्स ने खाया, जो फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस है उस पर सेप्रोट्रॉफ्स ने एक्ट किया, और सेप्रोट्रॉफ्स यानी डिकम्पोजर फंजाई एंड बैक्टीरिया ने उससे मिनरल्स बना दिए, मिनरल्स मिट्टी में मिल गए, उनको एब्जॉर्ब कर लिया। तो डेट्राइटस फूड चेन इज़ वेरी शॉर्ट, जबकि ग्रेजिंग फूड चेन्स बाकी सारी हो गई, जिसमें आप बोलते हो कि प्लांट से शुरू हर्बीवोर, फिर कार्निवोर, कार्निवोर को खाने वाले कार्निवोर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डीएफसी में ट्रॉफिक लेवल्स मतलब ट्रॉफिक लेवल्स बहुत कम होते हैं, जीएफसी में कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। जीएफसी में भी 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि 10% एनर्जी लॉ फॉलो होता है, हर अगले लेवल को सिर्फ 10% एनर्जी मिलती है। तो अगर कोई 10 ट्रॉफिक लेवल्स होते तो वहाँ तक ना के बराबर एनर्जी पहुँचती, ठीक है। देन एक दूसरा मेजर डिफरेंस जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी में थोड़ा सा वो पढ़ने पर कंफ्यूजिंग लगता है, बट मैंने आपको कई बार समझाया है कि आप उसे कैसे याद रखेंगे, कि अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को कंपेयर करें तो कौन से इकोसिस्टम में कौन सी चेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन एनसीईआरटी ने दी है, आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप कैसे ध्यान रखोगे? देखो, अगर मैं डीकम्पोजिशन और ग्रेजिंग की बात करूँ बच्चों, अगर मैं डीकम्पोजिशन और ग्रेजिंग की बात करूँ तो वैसे तो दोनों ही चीज़ें एक्वेटिक में भी होती हैं, टेरेस्ट्रियल में भी होती हैं, बट यहाँ लिखा है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी मेन कंड्यूट है। कंड्यूट मतलब चैनल्स है फॉर एनर्जी फ्लो। क्यों, कैसे याद रखोगे? जो जीएफसी है इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जबकि डीएफसी इज मोर इम्पॉर्टेंट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसको सिंपली बस आप तो एक ट्रिक से याद रख लो कि अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, अगर हम सॉइल पर देखें और पानी में देखें तो ज़्यादा डिकम्पोजिशन कहाँ होगा? सॉइल में, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े जो लैंड है वहाँ पर बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, तो खूब सारा डेट्राइटस अवेलेबल होता है डिकम्पोजिशन करने के लिए। तो जो डीएफसीज हैं दे आर मोर मेजरली ऑपरेटेड इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम,
तो टेरेस्ट्रियल में तो डीएफसी को मेजर कंट्रीब्यूट बोल दिया, और जो बचा मतलब जो एक्वेटिक बचा वहाँ पर जीएफसी को बोल दिया। हालांकि इसका मुझे बहुत अच्छा लॉजिक नहीं अब तक मिला है बच्चों कि ऐसा इन्होंने किस बेसिस पर एग्जैक्टली कहा है। बस मैं आपको जस्ट यही बता सकती हूँ कि आप तो याद रखो कि डिकम्पोजिशन सॉइल में ज़्यादा होता है, तो डीएफसी टेरेस्ट्रियल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बचा जीएफसी वो एक्वेटिक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या डीएफसी और जीएफसी आपस में कनेक्ट करते हैं कहीं? बिल्कुल करते हैं। अगर डेट्राइटस को उनने खाया, डेट्राइटिवोर्स ने खाया, तो अभी इन डेट्राइटिवोर्स को जीएफसी का कोई मेंबर खा सकता है ना। अगर डेट्राइटस को इंसेक्ट ने फ्रेगमेंटेशन किया तो इंसेक्ट ने खाया थोड़ा सा डेट्राइटस, अब उस इंसेक्ट को किसी बर्ड ने खा लिया तो वो जीएफसी से जाकर कनेक्ट हो गया, है ना। तो डीएफसी के जो मेंबर्स हैं दे आर प्रे टू द जीएफसी एनिमल्स। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, देन फूड चेन और फूड वेब में कुछ पढ़ना नहीं है, ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन आपको पता है। इस तरह की फूड चेन्स आ जाएंगी, उनमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा, कोई उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो आप प्लीज़ गड़बड़ मत कर देना, आपसे पूछ लें कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे कौन आता है और आप जल्दीबाजी में सेकेंडरी कंज्यूमर कर दो, सेकंड को मैच कर दो, ये गलती मत करना। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे बोल रहे हैं तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, इसका मतलब हर्बीवोर्स की बात हो रही है। हर्बीवोर्स ही तो खाएंगे प्लांट्स को, और हर्बीवोर्स को कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर कौन आएगा? हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स। ठीक है, तो कार्निवोर्स जो हैं वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं और उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पर कौन आएंगे? इन कार्निवोर्स को भी खाने वाले टॉप कार्निवोर्स आएंगे। तो टर्शरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं। ये आप लॉजिकली इजीली, इसको कुछ रटने जैसा नहीं है, आप एग्जाम में थोड़ा सा लॉजिक लगाकर इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक फूड चेन दी है, फाइटोप्लैंक्टन्स पानी में होते हैं, उनको खाएंगे जू प्लैंक्टन्स को खाएंगी फिशेस को खाएंगी, यहाँ पे लिखा नहीं, बड़ी फिशेस, शार्क्स वगैरह। ओके, चलो स्टैंडिंग क्रॉप बता ही दिया था, ये 10% लॉ हो गया। कंफ्यूज मत हो जाना कि 90 और 10 को उल्टा कर दो भाई। आप तो ऐसे याद रखना, अगर आपके पास चैरिटी से याद रख लेना, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही मैं, बट अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो हम जनरली ये चाहेंगे कि 90% खुद पर यूज़ कर लें और 10% किसी की हेल्थ में भी लगा दें। ऐसे बहुत रेयर एग्जाम्पल होते हैं जो कहेंगे नहीं 10% मेरे लिए बहुत है और 90% मैं डोनेट कर दूँ, ऐसा नहीं होता ना। तो चैरिटी से आप याद रख सकते हो कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर जितनी एनर्जी बनेगी 90% वो खुद के लिए यूज़ करेंगे और 10% अगले लेवल के लिए अवेलेबल करवाएंगे। दिस इज 10% लॉ। लिंडमैन ने दिया था ये लॉ, यहाँ पे नाम नहीं है साइंटिस्ट का, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हमारे पास हैं। 2023 में आया हुआ है बच्चों क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। देखते हैं करेक्ट क्या है। डेट्राइटिवोर परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, दोबारा पढ़ लेना कोई भी कंफ्यूजन हो तो। डेट्राइटिवोर तोड़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। यस, जो ह्यूमिफिकेशन के दौरान ह्यूमस बना है उसका लगातार माइक्रोबियल एक्शन चलता रहता है और वो मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाती है, इनऑर्गेनिक में। वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स go down into the soil and get precipitated by a process called leaching. लीचिंग के थ्रू वो इतना नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं कि वो अनअवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स के लिए। मिनरलाइजेशन से जो मिनरल्स बनते हैं उनको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। द डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेवर, लिविंग से नहीं होती है, डेट्राइटस से शुरू होती है। डेट्राइटस हमेशा डेड रिमेन को बोलते हैं। अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, यहाँ तक तो ठीक था, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो ये भी गलत हो गया, यानी मुझे करेक्ट बताना था, तो करेक्ट है ए, बी एंड सी, यानी ऑप्शन 3। डन। नेक्स्ट, द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर। देखो आ गया, शुरू में बोला था मैंने तुमको द प्राइमरी प्रोड्यूसर, वैसे तो हर जगह ही प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं, बट द ओनली एक्सेप्शन इज डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, है ना। बिल्कुल समुद्रों में नीचे की तरफ इस तरह के गर्म पानी निकलते हुए वेंट्स होते हैं बच्चों, जिनसे बहुत गर्म पानी निकलता है और वहाँ पर बिल्कुल भी सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, इतना डेप्थ में होते हैं ये, तो वहाँ प्लांट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो फिर वहाँ पर खाना कौन बनाता है? वहाँ पर स्पेशल टाइप के कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, वही फूड चेन्स को शुरू करते हैं, और बस 2-3 लेवल्स ही होते हैं फूड चेन के, ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ग्रीन एल्गी बीजी, ये तो हो नहीं सकता। कोरल रीफ अलग होते हैं, आपने पढ़ा है कोरल्स, जो वो सीलेंट्रेट्स वगैरह नहीं होते जहाँ पर जो कोरल्स बनाते हैं, वो कोरल रीफ हो गई। तो बचा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। चाहे तो ये पॉइंट एनसीईआरटी में ऐड कर सकते हैं,
कहाँ लिखा है एनसीईआरटी में? यहीं पर एनर्जी फ्लो पर आओ, एनर्जी फ्लो पर स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ है ना बच्चों, यहाँ पर कहाँ गया? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एक लाइन थी ना, ये रही, शुरू में लिखी हुई है। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। तो इनके लिए अगर प्लांट्स प्रोड्यूसर नहीं है तो कौन है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे आर द प्रोड्यूसर्स। इनको सनलाइट चाहिए ही नहीं, ये वहाँ पर प्रेजेंट केमिकल्स के थ्रू खाना बनाएंगे और फिर दूसरे लेवल को अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना। Most animals that live in deep oceanic water are, most animals that live in deep oceanic water are, बताओ जो एनिमल डीप ओशियंस में रहते हैं वो इनमें से क्या होंगे? मान लो आपको नहीं याद आ रहा तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स में तो टॉप कार्निवोर्स आते हैं बच्चों, वो कहाँ डीप ओशन में मिलते हैं हमको। प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स की बात हो रही है, हर्बीवोर्स हो सकता है हो, फिर भी और देख लेते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी नॉर्मल कार्निवोर्स की बात हो रही है, वॉल्फ, रैबिट वगैरह जो होते हैं, ये भी मुझे थोड़ा डाउटफुल है। देन डिट्राइटिवोर्स यानी जो डिट्राइटस से नरिशमेंट लेते हैं, यस डिट्राइटिवोर्स आपको मिल सकते हैं डीप ओशियनिक वाटर में। डीप ओशियनिक वाटर का मतलब आप ये मत समझना अगेन हम डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ओशियंस में अगर आप नीचे डेप्थ में जाओगे, बॉटम में जाओगे, तो वहाँ क्या पड़ा है? सारे एनिमल्स का डेड रिमेन पड़ा है, फीकल मैटर पड़ा है, तो वहाँ पर कौन होंगे? डेट्राइटिवोर्स होंगे और सेप्रोट्रॉफ्स होंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि जो अभी हमने क्या कहा था बच्चों? एक्वेटिक फूड चेन्स, सॉरी जो डेट्राइटस फूड चेन्स हैं, ज़रा रुको एक चीज़ मुझे देखने देना ज़रा, एक मिनट। ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ गई? ये रही। अच्छा नहीं सॉरी, वो अलग था। ठीक है, इसको मत मिक्स करो वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। अच्छा ये देखो, यहाँ पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। यस, इस चैप्टर से कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, 10% लॉ से इजीली हो जाएगा। ये कह रहा है कि 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर, है ना। तो प्लांट्स के पास 20 जूल एनर्जी उन्होंने ट्रैप की है उन्होंने, यानी ये टोटल बनाई है उन्होंने इतनी, ये इनका ग्रॉस प्रोडक्शन है, नेट नहीं। ठीक है, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पिकॉक। तो अगर इनकी टोटल 20 जूल थी, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख लेती हूँ, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ नीचे। ठीक है, अगर टोटल इन्होंने 20 जूल ट्रैप की है बच्चों, तो उसका सिर्फ 10% ही अगले लेवल तक जाएगा। तो जब भी आपको 10% निकालना है, सिंपली 10 से डिवाइड कर दोगे तो 20 में मतलब 20 डिवाइडेड 10 करोगे तो 2, यानी माइस को कितनी मिली? 2 जूल। अब 2 जूल का 10% निकालो, डिवाइडेड बाई 10 कर दो, तो स्नेक को कितनी मिली? 0.2। फिर 0.2 का 10% निकालो तो डिवाइड बाई ये कर दो, तो ये हो जाएगा 0.02, यानी कितना मिलेगा पिकॉक को? पिकॉक को मिलेगा 0.02 जूल एनर्जी, ऑप्शन 1। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है आपको? सिंपली अगर ये कहते कि 20 जूल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेवल बाय प्लांट्स, तो फिर अलग हो जाता, फिर यहाँ पर 20 जूल से हमारी कैलकुलेशन शुरू होती। बट ये कह रहे हैं प्लांट ने 20 जूल ट्रैप की है, तो सिर्फ 10% ही आगे जाएगी, 90% तो खुद के लिए यूज़ करेंगे। तो हमने 20 का 10% निकाला 2। इसमें ध्यान रखना आप कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो जाए, है ना। 20 का 10% निकाला 2, 2 का 10% 0.2, 0.2 का 10% 0.02 जूल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज़ अ प्राइमरी कंज्यूमर इन मेज फील्ड इकोसिस्टम। कर्नाटका वाले एग्जाम में बहुत थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, बड़ा सिंपल, कि अगर आप क्रॉप फील्ड्स की बात कर रहे हैं तो क्रॉप फील्ड में आपसे प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। तो इसमें देख लो हर्बीवोर कौन है? वॉल्फ तो है नहीं, लायन तो है नहीं, फाइटोप्लैंक्टन तो खुद एक प्लांट है, बचा इंसेक्ट, यस ग्रास हॉपर, ग्रासेस को खाता है और दूसरे लीव्स वगैरह को भी खाता है। ठीक है, देन व्हेन मैन ईट फिश विच फीड ऑन जू प्लैंक्टन, उल्टा चल रहे हैं यहाँ पर, मैन ने फिश को खाया, फिश ने जू प्लैंक्टन्स को खाया, जू प्लैंक्टन्स ने स्मॉल प्लांट्स को खाया। तो प्रोड्यूसर कौन है इस चेन में? लो ये भी कोई पूछने वाली बात है, प्रोड्यूसर कौन हुए? स्मॉल प्लांट्स ही हैं बच्चों प्रोड्यूसर तो। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये, तो छोटा सा बच्चा भी बता दे अगर उसको एक बार कॉन्सेप्ट समझा दो तो। बट इसी तरह के क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक कर बैठते हैं हम। आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चेन। हमें ए पहचानना है बच्चों, पहचान लो। प्लांट को खाया इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को कौन खाएगा? जिसको ईगल खा सके। तो फ्रॉग को कौन खाता है इसमें से? रैबिट तो नहीं खाता, कोबरा खा सकता है, पैरट नहीं खाता फ्रॉग को, वॉल्फ भी नहीं खाता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोबरा, बिकॉज यू नो फ्रॉग को स्नेक खाता है और स्नेक ईगल्स को बहुत पसंद होते हैं, तो इसलिए कोबरा इज द आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, हालांकि कोबरा इन्होंने लिख दिया है, हालांकि तो कोई सिंपल सा स्नेक लिख देना चाहिए था, मुझे नहीं लगता कि कोबरा तो वैसे भी पॉइजनस होता है, उसको खाते हैं कि नहीं खाते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। नेक्स्ट ये फूड वेब दे दिया, ठीक है, 2012 का क्वेश्चन है, फूड वेब दे दिया। अब नहीं आते इस तरह के क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ABCD पहचानने हैं, पहचान लो, ठीक है, ऑप्शंस के थ्रू पहचान लो। अगर वेजिटेशन और सीड को खाने वाला कोई हर्बीवोर चाहिए मुझको, तो डियर में ऑप्ट कर सकती हूँ, डॉग नहीं, रैट भी जनरली नहीं, स्क्विरल, ये कैट क्यों आ गया दोबारा से, स्क्विरल ऑप्ट कर सकती हूँ। दो ऑप्शंस में से देखते हैं, बी ऑप्ट करना है मुझे, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसने प्लांट्स को खाया और उसको फॉक्स ने खाया। तो फॉक्स किसको खाती है बच्चों, रैबिट को या कैट को, बट ऑब्वियस रैबिट को ज़्यादा इजीली खाते हैं फॉक्स, ठीक है। देन सी बताना है मुझे, ग्रेस हॉपर को फ्रॉग खाता है, यस, एंड डी बताना है वेजिटेशन को किसने खाया, जिसको हॉक भी खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है, बिल्कुल। रैट यहाँ पे भी हो सकता था रैट, बट रैट को जनरली लायन डायरेक्ट नहीं खाता, रैट को पहले हॉक स्नेक वगैरह खाते हैं और फिर उनसे आगे न्यूट्रिशन होता है। तो जो एग्जैक्ट सही बैठ रहे हैं वो ऑप्शन 1 में दिख रहे हैं मुझको, ठीक है, जो एग्जैक्ट सही बैठ रहे हैं वो ऑप्शन 1 में दिख रहे हैं। ये भी हो सकता है क्या, एक बार देखना ज़रा, नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि कैट वेजिटेशन को तो नहीं खाती, ठीक है। बाकी हो सकता था, यहाँ रैट हो सकता था, यहाँ पे पिजन भी हो सकता था, बट कैट की वजह से इसको ऑप्ट नहीं कर रहे हम। और ये भी देख लो, अगर यहाँ रैट ऑप्ट करते हम तो फिर ये डॉग हो जाता, डॉग तो वेजिटेशंस को खाता ही नहीं है, ठीक है। कभी कन्फ्यूज़न हो तो आप एलिमिनेट कर सकते हो बाकी के ऑप्शंस को, बट आपके पास इतना टाइम होना चाहिए, सारा गेम तो टाइम का ही है, ठीक है। ये देखो 2011 में आया है, टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का कितना % पार होता है, 2 से 3% मत कर देना, 50%, चलो ऑप्शन में ही नहीं दिया, लेस देन 50% पार होता है। और पार का कितना % प्लांट्स यूज करते हैं, 2 to 3%, ठीक है। शुक्र है इन्होंने लेस देन 50% और मोर देन 50% नहीं दिया, हमने ध्यान से पढ़ा ही नहीं था क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि लेस देन 50%, ठीक है। अगर इनको कंफ्यूजिंग बनाना होता तो एक ऑप्शन में मोर देन 50% भी लिख सकते थे, तो ध्यान रखिएगा लेस देन 50%, ओके। नेक्स्ट है, विच एनिमल मे ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। ये क्वेश्चन अभी आप पिरामिड्स में देखोगे, पिरामिड्स पे कहा है कि है ना, हमें कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती है जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते कि इनको किस ट्रॉफिक लेवल पर रखें। उसमें बेस्ट एग्जांपल है स्पैरो का, क्योंकि स्पैरो क्या होता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी खाती है और सीड्स को भी खाती है। अगर सीड्स को खा रही है हर्बीवोर हुई, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे रखो, और अगर इंसेक्ट्स को खा रही है कार्निवोर हुई, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे रखो। तो कई बार कुछ स्पीशी ऐसे ही मैन भी है, ह्यूमंस को भी, क्योंकि ह्यूमंस हर्बीवोर भी हैं कार्निवोर भी हैं, तो अगेन उनको भी एग्जैक्टली कहाँ रखा जाए वो एक कन्फ्यूज़न है। तो ऐसी स्पीशीज़ जिनको कन्फ्यूज़न होता है, ये पिरामिड्स का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है बच्चों, कि पिरामिड्स को स्टडी करते वक्त आप उन स्पीशीज़ को कहाँ कैटेगराइज करोगे जो मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स पर एग्जिस्ट कर सकती है। ना तो उन्हें सब पर रख सकते हो, ना किसी एक पर रख के जस्टिफाई कर सकते हो। तो और अगर आप उस स्पीशीज़ को छोड़ रहे हो कि चलो हम इसको ले ही नहीं रहे, तो फिर आप इकोसिस्टम के एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को मिस आउट कर रहे हो। ये पिरामिड्स की लिमिटेशंस हैं। तो इसका आंसर होगा सिंपली स्पैरो, क्योंकि बाकी सब तो देखो, गोट हर्बीवोर्स हैं, फ्रॉग भी इंसेक्ट्स को खाते हैं, कार्निवोर्स हैं, लायन भी कार्निवोर है, बाकी सब में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, पिरामिड्स के क्वेश्चंस, ठीक है। पिरामिड्स थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चों को टफ भी लगता है, मैंने बहुत इजी करके इसे NCERT लाइन टू लाइन में पढ़ा रखा है, वहाँ से पढ़ लेना, अगर कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पर रिवीजन कर लो। 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं, नंबर, बायोमास, एनर्जी का पिरामिड। नंबर का पिरामिड अगर आप देखोगे तो अगर हम किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम को देख रहे हैं, या फॉरेस्ट पे भी सेम कैलकुलेशन अप्लाई होती है, तो बट ऑब्वियस वहाँ पर प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज़्यादा होगा। जैसे आप देखो यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन है, 5.8 यानी 6 मिलियन प्लांट्स हैं, और ये 6 मिलियन प्लांट्स जो हैं वो कितने हर्बीवोर्स को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, लगभग 7 लाख को, है ना। 7 लाख से कितने कार्निवोर्स को मिल रहा है, 3 लाख को। और देखो तुम, यू विल बी सरप्राइज टू नो ओनली 3 टॉप कार्निवोर्स आर एबल टू लिव इन दिस ग्रासलैंड। इसीलिए आपने देखा होगा, बोलते हैं ना जंगल का राजा तो शेर ही होता है, तो मतलब जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं उनका नंबर ज़्यादा नहीं होता कभी भी उस इकोसिस्टम में। अगर उस इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा होंगे, यहाँ तो भाई 6 मिलियन प्लांट्स को 3 कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट में तो 6 मिलियन से भी कई गुना ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, तो शेर की एक फैमिली एटलीस्ट आराम से सर्वाइव कर लेगी वहाँ पर। या फिर जो आजकल हमने सेंचुरीज़ वगैरह बना रखी है, वहाँ पर तो हम खुद उनको खाना देते हैं, है ना, जिससे कि उनकी फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। बट अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो 6 मिलियन प्लांट जाके सिर्फ 3 टॉप कार्निवोर्स को सस्टेन कर पाएंगे, ओके। तो इसी को आप कह देंगे पिरामिड ऑफ नंबर। ये कैसी शेप हुई बच्चों, ये सिंपली बेस ब्रॉड है, ऊपर पॉइंटेड है, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट पिरामिड।
तो जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो ज़्यादातर इकोसिस्टम में स्ट्रेट आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लांट्स होंगे, उनसे कम हर्बीवोर, उनसे कम कार्निवोर और सबसे कम टॉप कार्निवोर। क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? बिल्कुल है। क्या एक्सेप्शन है? ध्यान से सुनना। अगर मैं पिरामिड ऑफ नंबर को एक ट्री इकोसिस्टम के लिए बनाऊं, तो ध्यान रखना, एक ट्री इकोसिस्टम मतलब एक अकेला बहुत बड़ा बैनियन ट्री है, तो ट्री का नंबर तो एक ही है, उसका बायोमास खूब सारा है पर नंबर तो एक ही है। तो मुझे ट्री का बॉक्स छोटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक अकेला ट्री है। उस ट्री पर फीड करने वाले कई सारे इंसेक्ट्स होंगे कि नहीं? उस ट्री पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स अलग अलग तरह के, जो उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स को खाते हैं। उन इंसेक्ट्स पर फीड करने वाले बर्ड्स होंगे, लेकिन बर्ड्स का नंबर इंसेक्ट से ज़्यादा नहीं होगा बच्चों, बल्कि बर्ड्स का नंबर इंसेक्ट से कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बर्ड्स एक ही ट्री पर नहीं रह सकते। अगर आप बर्ड्स और इंसेक्ट्स को कंपेयर करोगे ना, तो बर्ड्स का नंबर इंसेक्ट से कम है, ट्री से ज़्यादा है। तो बट ऑब्वियस थोड़ा सा ब्रॉड बॉक्स बना देती हूँ मैं, ट्री तो एक ही है, ठीक है। तो ये हो गए बर्ड्स, और बाई चांस उन बर्ड को खाने वाला कोई लार्ज बर्ड है, बाई चांस, है ना, तो वो तो और भी कम होगा, एक होगा मुश्किल से, वो यहाँ पे रह पाएगा, फीड कर पाएगा उन बर्ड्स पे, ठीक। तो यहाँ पर ट्री इकोसिस्टम में अगर आप इस तरह की फूड चेन देखोगे, ग्रेजिंग फूड चेन ही हुई है, ग्रेजिंग फूड चेन हुई, तो यहाँ पर इस तरह के पिरामिड को बोलते हैं बच्चों मतलब स्पिंडल शेप पिरामिड, क्योंकि इसके दोनों एंड्स क्या हो गए? पॉइंटेड हो गए। स्पिंडल शेप या डायमंड शेप पिरामिड बोल देते हैं। ना ये एग्जैक्टली स्ट्रेट है, ना ये एग्जैक्टली इन्वर्टेड है, ये है स्पिंडल शेप पिरामिड, ठीक है। क्या ये एनसीईआरटी में गिवन है? यस। यहीं पर पिरामिड्स में आपको एक पैराग्राफ दिया है, कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं। तो एक्सेप्शंस में दिया है कि अगर आप नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन अ बिग ट्री को कंपेयर करोगे, तो फिर उसमें नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स को ऐड करोगे, देन नंबर ऑफ लार्ज बर्ड को ऐड करोगे, तो शेप ड्रॉ करो और बताओ कि क्या शेप आएगी। तो आप यहाँ पर लिख लो स्पिंडल शेप और डायमंड शेप, स्पिंडल और डायमंड शेप पिरामिड, बाई चांस आपसे पूछ ले। और जो डायग्राम मैंने बनवाया है वो आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गई? अदरवाइज यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। नॉट ओनली पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी का पिरामिड भी स्ट्रेट होता है। एनर्जी का पिरामिड तो हमेशा ही स्ट्रेट होता है ना, क्योंकि हर अगले लेवल पर 10% एनर्जी जाएगी, तो एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। और पिरामिड ऑफ बायोमास भी बच्चों मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में स्ट्रेट होता है। क्यों? बायोमास को समझ लो। ये देखो, ये रहे दोनों बायोमास के पिरामिड, पहले इसको समझो भाई। बट ऑब्वियस अगर मैं ग्रासलैंड का ही पिरामिड ऑफ बायोमास बनाऊं, तो अगर 6 मिलियन प्लांट्स हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं, तो उनका बायोमास सबसे ज़्यादा होगा, हर्बीवोर्स का कम होगा, इनका और कम होगा, और सबसे कम 3 का होगा। तो पिरामिड ऑफ बायोमास भी स्ट्रेट बनेगा। तो अगेन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के लिए पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है? पिरामिड ऑफ बायोमास जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं उनके लिए स्ट्रेट होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के लिए पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होता है बच्चों? स्ट्रेट होता है। ध्यान रखना, पिरामिड ऑफ नंबर भी स्ट्रेट होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास भी स्ट्रेट होता है। जैसे यहाँ बायोमास की वैल्यू दी है ड्राई वेट kg पर मीटर स्क्वायर, 809, 37, 11, 1.5, ठीक है। देन कहाँ पर एक्सेप्शन है? तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में अगर आप देखोगे तो आपको उल्टा मिलेगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप देखोगे बच्चों तो आपको ये इन्वर्टेड मिलेगा। क्यों इन्वर्टेड मिलेगा? नीट में पूछा जाता है, वाई इट इज़ इन्वर्टेड। सुनो, उससे पहले एक और चीज़ समझो। अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर बनाऊं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर बनाऊं, तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स सबसे ज़्यादा होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद जू प्लैंक्टन्स थोड़े कम होंगे, उन पर फीड करने वाली स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिशेस पे फीड करने वाली लार्ज फिशेस। तो जो पिरामिड ऑफ नंबर है बच्चों वो तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए स्ट्रेट आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ फाइटोप्लैंक्टन है, उनसे कम जू प्लैंक्टन है, उनसे कम स्मॉल बर्ड्स है, वो स्मॉल फिशेज हैं, और सबसे कम लार्ज फिशेज हैं। लेकिन यहाँ पे बायोमास का पिरामिड फिर उल्टा क्यों हो गया भला? वो भी स्ट्रेट हो जाता बिकॉज ऑफ इनके बायोमास। इमेजिन करो आप, अगर आप फॉरेस्ट में ट्रीज़ को देखते हो, 6 मिलियन ट्रीज़ को, तो उनका बायोमास बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो बहुत डेंस होते हैं। बट अगर आप पानी में फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, जो भी फर्स्ट लेवल पर अवेलेबल है उनको देखोगे तो उनका बॉडी वेट कितना कम होता है। क्या कभी पानी में आपने बड़े बड़े डेंस ट्रीज देखे हैं? नेवर। वहाँ प्लांट्स होते हैं कितने हल्के फुल्के, एल्गी यूँ ही आप निकाल दो, फेंक दो कहीं भी, बहुत लाइट वेटेड होते हैं।
इसलिए इसका जब आप बॉक्स बनाओगे तो नंबर इनका हो सकता है मिलियंस में हो, पर बायोमास से कुड़ के थोड़ा सा रह जाएगा क्योंकि उनका वेट होता ही नहीं है। एक्वेटिक प्लांट्स तो बहुत हल्के होते हैं। फिर जो जू प्लैंक्टन्स हैं जो नंबर में उनसे कम है पर वेट उनका ज़्यादा मिलेगा। फिर अगर आप स्मॉल फिशेस का देखोगे और ज़्यादा मिलेगा, और लार्ज फिशेस जो बहुत कम हैं, अगर मान लो शार्क्स हुई वहाँ पे 10-12 भी, तो वो 10-12 शार्क्स का बायोमास इतना ज़्यादा होगा कि फाइटोप्लैंक्टन्स तो उनके आगे कुछ नहीं है। चाहे वो ये 10-12 है, ये 10 मिलियन है, तो भी इन 10-12 शार्क्स का वेट इन 10 मिलियन प्लांट्स से कहीं ज़्यादा होगा, तो ऊपर वाला बॉक्स सबसे बड़ा बनेगा। तो वाई पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड बिकॉज, देखो यहाँ पे कितनी अच्छी लाइन लिखी है, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। स्टैंडिंग क्रॉप की डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने, बायोमास ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर, तो नंबर तो फाइटोप्लैंक्टन्स का ज़्यादा है, इट विल सपोर्ट लेस नंबर ऑफ जूप्लैंक्टन, बट स्टैंडिंग क्रॉप यानी बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन कम है, इट विल सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। ये लाइन एज इट इज लिखी हुई अगर नीट में आ गई तो आप ज़्यादातर बच्चे अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो गलत कर देंगे कि ये क्या लिख रहा है कि स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। हाउ इज इट पॉसिबल? यस इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास को बताता है, और अगर आप फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का बायोमास कंपेयर करेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन का ज़्यादा नंबर होते हुए भी बायोमास कम है और जूप्लैंक्टन्स का कम नंबर होते हुए भी बायोमास ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया? जिसका पूरा अटेंशन और फोकस मैम की तरफ है वो ही इन चीज़ों को समझ पा रहा है, वरना ऊपर से जा रही हैं चीज़ें, है ना। लास्ट टाइम पर एंजाइटी बढ़ जाती है, फोकस छूट जाता है, पढ़ा कुछ रहे हैं, दिमाग में चल रहा है कि यार वो पढ़ लिया कि छूट गया। तो जो पढ़ रहे हो अपने प्रेजेंट पे वर्क करो, जो पढ़ रहे हो उसको तो अच्छी तरह पढ़ो, उसको तो अच्छे से रिवाइज करके जाओ। पता लगा वहीं से क्वेश्चन आ गया और वही तुम्हें आगे बढ़ा दे। एक एक क्वेश्चन मैटर करेगा ना यहाँ तो, या नहीं करेगा? ठीक है, समझ में आ गई पिरामिड्स ऑफ बायोमास की कहानी। एनर्जी के पिरामिड पे हमेशा बच्चे चाहते हैं काश इसी पे क्वेश्चन आए, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये एक आइडियल पिरामिड है, ये हमेशा और हमेशा स्ट्रेट होता है। क्यों स्ट्रेट होता है? बिकॉज इट फॉलो 10% लॉ। बट यस, एक बार एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जिसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हुए थे। ये बात थ्योरी में कहीं नहीं लिखी, सिर्फ यहीं लिखी हुई है। क्या? कि यहाँ इन्होंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶ जूल ऑफ सनलाइट। 10⁻⁶ जूल यानी 10 लाख यानी 1 मिलियन हो गया, है ना। तो ये जो इतनी जूल ऑफ सनलाइट अवेलेबल है, इस सनलाइट से प्लांट को कितनी मिली, फिर प्लांट से अगले लेवल पर कितनी गई, अगले लेवल पर कितनी गई। तो यहाँ पर जनरली हमारे दिमाग में 10% लॉ रहता है, तो हम यहीं से 10% लॉ लगाना शुरू कर देते हैं। ये गलती मत कर देना। ये सनलाइट में प्रेजेंट एनर्जी है। क्या सनलाइट में प्रेजेंट एनर्जी का 10% यूज़ कर लेंगे? ये नहीं। हमने पढ़ा कि जितनी सनलाइट अवेलेबल है, पार, ये एक तरह से पार होगा आई थिंक, उसका 2 to 3% ही प्लांट्स यूज़ कर पाते हैं। और अगर हम इंडिविजुअल देखें तो देखो यहाँ क्या लिखा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम, यानी 10⁻⁶ जूल। इसको सही से लिख दूँ क्या? यानी अगर सनलाइट 10⁻⁶ जूल है तो उसका सिर्फ 1% ही लगाना है पहले आपको। तो 1% कितना हुआ? 2 0 कम कर दो तो ये रहा 10,000, 10⁻⁴ जूल हो गया, है ना। तो पहले आपको फर्स्ट, जब आप प्लांट्स, अगर सनलाइट से प्लांट्स को कनेक्ट करना है तो 1% से कनेक्ट करना है, उसके बाद फिर 10% से करते जाओ, उसके बाद एक एक जीरो हटाते जाओ। तो 10⁻�3, 10⁻2, देन 10, और ऊपर जाता तो 10/10 यानी 1, और ऊपर जाता तो 0.1। इस तरह से कैलकुलेशन चलती जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है। हाँ, अगर क्वेश्चन में सनलाइट नहीं आ रहा है, सीधा कहा है कि प्लांट्स के पास इतनी एनर्जी है तो बताओ इस लेवल पर कितनी होगी, तब तो सीधा 10% लॉ लगाओ। बट अगर सनलाइट से पहले प्लांट्स का निकालना है तो 1% से ही निकालना। अगर यहाँ मैंने 10% से निकाल लिया होता तो मेरी पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाती। ठीक है, डन, समझ में आ गई। देखो ये रही वो लाइन जो मैं अभी स्पैरो वाली लाइन बता रही थी कि स्पैरो एक कंज्यूमर भी है क्योंकि सीड्स फ्रूट्स खाती है, स्पैरो सेकेंडरी कंज्यूमर भी है क्योंकि इंसेक्ट्स और वॉर्म्स को खाती है। इसी तरह ह्यूमन बींग्स भी कौन से लेवल पर रखें वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड क्यों होता है? एक्वेटिक यानी सी में वो बताया है क्योंकि फिशेस का बायोमास फार एक्सीड देन फाइटोप्लैंक्टन। वहाँ जू प्लैंक्टन लिखा था, यहाँ फिशेस के लिए लिख दिया। ओके, एनर्जी का ऑलवेज एंड ऑलवेज अपराइट होता है। एंड लास्ट में पिरामिड्स के 3 लिमिटेशंस दिए हैं। पहला लिमिटेशन, ये कई सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ को कैलकुलेट ही नहीं करता,
उन स्पीशीज़ को जो 2 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पर आती है, ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। दूसरा, ज़्यादातर पिरामिड्स सिंपल फूड चेन्स के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जबकि नेचर में फूड चेन्स नहीं होती हैं, फूड वेब्स होते हैं, एक स्पीशीज़ को खाने वाले कई सारे दूसरे मेंबर्स होते हैं। और तीसरा, इनमें कहीं भी डिकम्पोजर्स का नाम नहीं आया बच्चों, सेप्रोफाइट्स को तो किसी भी लेवल पे नहीं रखा, और आप डिकम्पोजर जो इतने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के उनको ही इंक्लूड नहीं कर रहे। तो बहुत सारे इकोलॉजिस्ट पिरामिड्स की कैलकुलेशंस को सही नहीं मानते। ठीक है, करो क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन है? 2021 का क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इज अपराइट। अभी अभी देखा हमने एनसीईआरटी में डायग्राम था, नंबर जो है वो फॉरेस्ट में देख लो चाहे ग्रासलैंड में देख लो स्ट्रेट आएगा। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, समुद्र में, पानी में, इज जनरली इन्वर्टेड, बिल्कुल ठीक है, फिशेस का ज़्यादा होगा। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज अपराइट, गलत। एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल सही। तो हमें इनकरेक्ट निकालना था क्या? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्या है? 2020 का क्वेश्चन है, मैच द ट्रॉफिक लेवल विद देयर करेक्ट स्पीशीज। ठीक है, तो पहले आप इसकी फूड चेन बना लो। ग्रास फर्स्ट लेवल पर आएंगी, रैबिट सेकंड लेवल पे आएगा, रैबिट को खाएगा क्रो और क्रो को खाएगा वल्चर बच्चों। ठीक है, सो ग्रास को इससे मैच कर दो, रैबिट को इससे मैच कर दो, वल्चर को इससे मैच कर दो और क्रो को इससे मैच कर दो। ठीक है, सो ए का सेकंड एक ही ऑप्शन में है, इसी से आंसर हो रहा है। बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। नेक्स्ट 2019 का क्वेश्चन, विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। जनरली इन्वर्टेड कौन सा होता है? पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी, पहले ऑप्शन में हमें मिल गया। नंबर ग्रासलैंड में सीधा होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होता है, और फॉरेस्ट में भी, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में पिरामिड ऑफ बायोमास भी सीधा होता है, क्योंकि ट्रीज का नंबर भी ज़्यादा और ट्रीज का बायोमास भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन, व्हाट पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, क्या कह रहा है ये? सेकेंडरी ग्राम वेट दिया है, तो मतलब बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास बनाए। प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्लांट, एक्चुअली पहले पुरानी एनसीईआरटी में ना प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी प्रोड्यूसर लिखा हुआ था, पीपी, लेकिन बाद में ये लॉजिक आया कि यार प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी क्यों लिख रहे हो, प्रोड्यूसर थोड़ी ना सेकेंडरी होते हैं, प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूसर ही होते हैं, तो प्रोड्यूसर को सिर्फ प्रोड्यूसर लिखता है। कंज्यूमर में होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो प्रोड्यूसर्स का 10 ग्राम है, मान लो इस साइज का ब्लॉक बना, कंज्यूमर का 60 ग्राम वेट है तो बड़ा ब्लॉक बनेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर का और ज़्यादा वेट है तो और बड़ा ब्लॉक बनेगा। तो ये कैसा पिरामिड है? इन्वर्टेड है बच्चों। और किसका पिरामिड है? वेट लिखा है मैंने, तो ये बायोमास का पिरामिड है। तो क्या आंसर चूज करूं मैं? ये रहा, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, नेक्स्ट, विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास। इनमें से किस इकोसिस्टम में मैक्सिमम बायोमास? इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। किसका मैक्सिमम बायोमास? मैक्सिमम बायोमास किसका? प्रोड्यूसर्स का, कंज्यूमर्स का। वैसे अगर देखना है तो ग्रासलैंड, लेक, पॉन्ड और फॉरेस्ट में से आई प्रेफर फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट में ट्रीज बहुत डेंस होते हैं तो उनका बायोमास, सबका ही बायोमास कंपैरेटिवली ज़्यादा आता है। ठीक है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है। ओके, 2012 में देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, गिवन बिलो इज एन इमेजिनरी पिरामिड ऑफ नंबर। ये ध्यान से पढ़ लेना, ये नंबर का पिरामिड है, लिख रहा है ये 1 लिख रहा है, ये 500, ये 50 और ये 10। What could be one of the possibility about certain organism at some of the different level। आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, अभी हमने बात की थी कि एक है तो शायद ये ट्री होगा, ये ट्री पर डिपेंडेंट इंसेक्ट्स होंगे, ये शायद स्मॉल बर्ड्स होंगे और ये शायद लार्ज बर्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है लेवल PC इज इंसेक्ट्स, यस हो सकता है, एंड लेवल SC सेकेंडरी कंज्यूमर इज स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। बिल्कुल, स्मॉल बर्ड्स इंसेक्ट को खाएंगे तो इंसेक्टिवोरस ही बोलेंगे, तो ये मुझे सही लग रहा है। देन लेवल PP यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर को फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन कभी एक अकेला नहीं होता। ठीक है, लेवल 1 PP इज पीपल ट्री, हो सकता है पीपल ट्री, बैनियन ट्री, पीपल ट्री, कुछ भी। एंड द लेवल SC सेकेंडरी कंज्यूमर इज शीप, नेवर। ठीक है, लेवल PC यानी प्राइमरी कंज्यूमर इज रैट एंड लेवल SC इज कैट, नो। ठीक है, ये ट्री इकोसिस्टम है सिंपली स्पिंडल शेप या डायमंड शेप, सो आंसर 1। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते थे, पहले आते थे, अब इतना उलझाते नहीं है, सीधी सिंपल चीज़ें पूछते हैं। द अपराइट स्ट्रेट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, यानी जल्दीबाजी में देखा और क्वेश्चन करने लग गए, एब्सेंट इन पूछा, यानी किसमें पिरामिड ऑफ नंबर स्ट्रेट नहीं होता। देखें ज़रा, पॉन्ड में स्ट्रेट होगा,
लेक में भी स्ट्रेट होगा, ये कैसा क्वेश्चन आ गया। पिरामिड ऑफ नंबर, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, तो इसका आंसर तो ट्री इकोसिस्टम होना चाहिए था। ट्री इकोसिस्टम ऑप्शन में ही नहीं दिया इन्होंने। ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, इन सबका तो अपराइट होता है बच्चों, पॉन्ड लेक का भी अपराइट होता है। गलती है क्वेश्चन में, रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि भाई अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर बोला है ना और एब्सेंट बोला है, तो एब्सेंट मतलब ये कह रहा है कि इन्वर्टेड या स्ट्रेट होगा, तो सॉरी इन्वर्टेड या स्पिंडल शेप होगा, तो वो तो ट्री इकोसिस्टम होता है। अब ये कोई लॉजिक लगा लें कि भाई ट्री भी तो फॉरेस्ट का ही एक पार्ट है, तो फॉरेस्ट टिक कर दो, ठीक है, इलॉजिकल सी चीज़ है, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, डोंट वरी, तुम्हारे नहीं आएंगे इस तरह के क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट निकालना है हमें। पिरामिड ऑफ एनर्जी का बेस ब्रॉड होता है, यस, स्ट्रेट पिरामिड है तो बेस ब्रॉड होगा। इट शो एनर्जी कंटेंट ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, यस। इट इज इन्वर्टेड इन शेप, नेवर। इट इज अपराइट इन शेप, ऑलवेज। तो इनकरेक्ट हुआ ऑप्शन 3। ये देखो एक और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है 2010 का। विच रिप्रेजेंटेशन शो द पिरामिड ऑफ नंबर इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट कौन सा है, ये रहा, बी दिख रहा है मुझे स्ट्रेट, ये देखो, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तो अजीब सा, कहते हैं तीनों बराबर है और फिर एक छोटा है, ये तो होता ही नहीं इस तरह का। तो बी यानी ऑप्शन 3, ठीक है, डन। ये लो, हो गए आपके क्वेश्चंस खत्म, चैप्टर खत्म, पूरा हमने पढ़ लिया है, सारा रिवीजन कर लिया, ठीक है। एनर्जी फ्लो इज यूनी डायरेक्शनल, ये एनर्जी फ्लो वाले में लिखा हुआ है, एक छोटा सा पैराग्राफ और है, बता देती हूँ, मुझे दिख गया तो। बाई चांस तुमसे पूछें कि एनर्जी फ्लो किसको फॉलो करता है, तो यहाँ पर लिखा है कि एनर्जी फ्लो जो है ना बच्चों, वो यूनी डायरेक्शनल होता है। सनलाइट से अगर तुम शुरू करोगे तो लास्ट जो टॉप कार्निवोर्स है वहाँ से एनर्जी सन तक थोड़ी ना पहुँच रही है वापस, तो इसलिए एनर्जी फ्लो को साइक्लिक नहीं मानते, एनर्जी फ्लो को यूनी डायरेक्शनल मानते हैं, ठीक है। एंड दूसरी बात, ये जो एनर्जी फ्लो है ये सारे इकोसिस्टम्स थर्मोडायनेमिक्स के लॉस को भी फॉलो करते हैं, फर्स्ट लॉ को भी फॉलो करते हैं, सेकेंड लॉ को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। अब मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ कैसे, बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो और रह गई, हालांकि इस पर क्वेश्चन अभी तक कभी आया नहीं है। डन, चलिए, तो यहाँ पर हमारा इकोलॉजी का सेकेंड चैप्टर का रिवीजन हो गया है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, सेशन को लाइक करना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि तुम्हें ये सेशंस कितनी हेल्प कर रहे हैं। हालांकि अब बस नेक्स्ट सेशन में विल एंड दिस सीरीज। नेक्स्ट सेशन में हमारा जो लास्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, छोटा सा चैप्टर है, एक बार प्लीज़ पढ़ के आ जाना, थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसके PYQs हम डिस्कस करेंगे। एंड फिर आप मेरी तरफ से नीट के लिए बिल्कुल फ्री, आपको अच्छे से अपना एग्जाम देकर आना है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा मोटिवेशनल तैयार करके लाऊंगी, तो तुम्हें बता सकूँ कि भाई हाँ ये सारा चीज़ें तुम अपने साथ लेकर जाओ तो तुम्हें एग्जाम में फ़ायदा होगा, ठीक है। वैसे मैम तो मन से भी बोलती है तो भी अच्छा ही बोलती है, बट फिर भी कोशिश करूँगी कुछ अच्छा अगर लिख सकूँ तो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, गुड बाय।